आप अपने बच्चों के साथ वीडियो में रील बना रहे हैं और रील ये बन रही है कि किसी घर तोड़ने वाले का नंबर है क्या, और आपका ही बेटा आपसे बोल रहा है कि हाँ मम्मी बुआ जी का नंबर है। तो आज एक बड़ा जो प्रॉब्लम है कॉर्पोरेट्स का वो है जेन ज़ी। आपको क्या लग रहा है इनका क्या मतलब पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो सही हैं? फैमिली बैकग्राउंड से भी कामयाबी मिलती है, पर फैमिली बैकग्राउंड से ही कामयाबी नहीं मिलती। एक होता है सर गोल, एक होता है टारगेट, और एक होता है राहुल भाई पर्पस। 2-3 कोई चीज़ें आप यूथ को बताना चाहें जो उनकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं? मैं लोगों से अक्सर बोलता हूँ कि अगर आप गोल हासिल करना चाहते हैं तो अपने पर्पस का ख्याल रखिएगा। बहुत सारे लोगों से जब बात होती है ना तो उनका ये रहता है कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है। जैसे उनको फिर हम एग्जाम्पल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी की बात करते हैं तो उनको ये रहता है भाई उनके लिए तो धीरू भाई अंबानी करके गए थे। मंजिल तो मिल ही जाएगी, और गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले नहीं। इतना पावरफुल पॉडकास्ट भाई मैंने पूरे लाइफ में नहीं करा है। अमर भाई जो है ना, अमर चौधरी भाई एक मोटिवेशनल स्पीकर है, पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन करते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं कि लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। हमने बात की माइंडसेट की, पुअर माइंडसेट क्या होता है, रिच माइंडसेट क्या होता है, कैसे आप और हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे लिसनिंग जो एबिलिटी हमारी है वो हमारी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। बिलीव मी, अगर आपने इस पॉडकास्ट को कहीं पे भी फॉरवर्ड किया ना, या कहीं पे भी आपने छोड़ दिया, देयर इज समथिंग दैट यू गोइंग टू मिस इन योर लाइफ। इस पॉडकास्ट को यार फुल देखना, शुरू से लास्ट तक पूरा देखोगे ना, आई कैन गारंटी यू आपको बहुत लर्निंग मिलने वाली है। और छोटा सा सपोर्ट आपसे मांग रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना, आपको बहुत सारी वैल्यूज़ मैं देने वाला हूँ। थैंक यू। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अमर भाई, आप आए हमारे पॉडकास्ट में, बहुत मज़ा आने वाला है आज। राहुल भाई जी बहुत 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 आभार, और जिस मुस्कुराहट के साथ आपने इस पॉडकास्ट की शुरुआत की है, आनंद आ गया मुझे इस एनर्जी को देख के। सर मैं अक्सर लोगों से ट्रेनिंग में आपको देख के मुझे शेर याद आ गया कि अक्सर मैं जब ट्रेनिंग शुरू करता हूँ तो मैं पूछता हूँ कैसे हैं आप लोग, तो आगे से आवाज़ आती है बढ़िया। तो वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और जिंदा हैं तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो आपको देख के इसलिए आनंद आ गया कि आप जिंदा हैं भी और जिंदा नज़र भी आ रहे हैं। राहुल सर, मज़ा आ गया राहुल भाई। वंडरफुल। अमर भाई, कुछ लोगों की लाइफ को ना हम कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट में थोड़ा सा चेंज करने की। देखो, हम वैसे शायद ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दे लोगों की लाइफ, लेकिन पॉडकास्ट जो देख रहे होंगे उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद कुछ नेसेसरी स्टेप्स लाइफ में ना ले पा रहे हों, बहुत नेगेटिव होके बैठ गए होंगे, बहुत इनएक्टिव होके बैठ गए होंगे, है ना। तो उन लोगों को थोड़ा सा हम इंस्पिरेशन, थोड़ा सा मोटिवेशन देने की कोशिश करेंगे, और आपसे बेटर कौन हो सकता है इस काम के लिए। मुझे राहुल भाई सबसे अच्छी बात जो आपने भूमिका बनाई है ना, इसमें एक बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं आप, थोड़ा सा। सच्चाई ये है कि हम और आप लोग ये थोड़ा सा ही कर सकते हैं। दूसरा, हम केवल उसके लिए कर सकते हैं जो करना चाहता है। मैं अक्सर इवन अपनी ट्रेनिंग्स में बोलता हूँ, कॉर्पोरेट्स में जब ट्रेनिंग लेता हूँ, रात इंदौर साहब का एक शेर कि ना हम सफ़र ना किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। देखिए, इस तरह के पॉडकास्ट और हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, हम केवल थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, वो थोड़ी सी, बाकी तो करनी उसको ही है जिसको करनी है। तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अगर पॉडकास्ट देने वाले को और पॉडकास्ट लेने वाले को ये क्लैरिटी हो कि हम लोग भगवान नहीं है कि किसी की ज़िंदगी को बदल के रख देंगे। हाँ, कोई बदलना चाह रहा होगा तो हम कहीं ना कहीं उसका सहारा बन सकते हैं, सपोर्ट बन सकते हैं, साथ बन सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने। वंडरफुल। तो 2 कैटेगरी के लोग होंगे जी अमर भाई। कुछ लोग होंगे जिनको लगता होगा उनको सब कुछ आता है, कुछ लोग होंगे जिनको लगता है हाँ यार, आज ये दो लोग बैठे हैं ना, इनमें से एक काम धंधे करे बैठा है, अच्छा बिजनेस, अच्छी स्केल का बिजनेस कर रहा है, एक अच्छे स्पीकर है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, वहाँ पे स्पीचेस देते हैं, तो शायद इनसे हम कुछ सीख लेते हैं। तो उनके लिए आपको क्या आप मार्गदर्शन आज देना चाहोगे? पहले तो जो कैटेगरी आप बता रहे थे, तो मैं 4 कैटेगरी मैं भी बता देता हूँ जो मैं मान के चलता हूँ कि दुनिया में, मेरा अपना मानना है, 4 तरह के लोग हैं। एक होते हैं सर सेल्फ स्टार्ट, किसी की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें, और मैं सैल्यूट करता हूँ उन्हें। देखिए, सच में किसी की ज़रूरत नहीं है, और वो शायद पॉडकास्ट देखेंगे भी नहीं, उनको ज़रूरत भी नहीं है इस पॉडकास्ट देखने की, और देख रहे होंगे तो खुद को बस थोड़ा सा पॉलिश करने के लिए देख रहे होंगे। एक होते हैं सर किक स्टार्ट, ठीक है सेल्फ नहीं हुए पर किसी ने आकर किक मार दी, पर अल्टीमेटली तो स्टार्ट हो गए ना, और एक बार किक स्टार्ट गाड़ी स्टार्ट हो गई तो मंजिल पर तो सर वो भी चली जाएगी। तीसरे होते हैं सर पुश स्टार्ट,
सेल्फ भी नहीं हो रहे, हल्की सी किक मारी नहीं हो रहे, पर थोड़ा सा धक्का लगाया तो अल्टीमेटली हो गए। पुश स्टार्ट गाड़ी भी सर अगर एक बार स्टार्ट हो गई तो मंजिल पर तो पहुंचा देगी। और चौथे वाले होते हैं सर नॉन स्टार्ट। इनको आप 15 मिनट तक सेल्फ करे जा रहे हैं, चाबी घुमाए जा रहे हैं, नहीं स्टार्ट हो रहे, फिर 15 मिनट तक किक मारी है तब भी नहीं हो रहे, फिर आधा घंटा तक हमने धक्का मारा, नहीं हो रहे, 5 किलोमीटर दूर जाके पता चला लो भाई साहब गाड़ी में इंजन ही नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ इन वालों का तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये जो लास्ट वाले हैं। बाकी 3 के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम पॉडकास्ट में कुछ कर पाएँ। ठीक है जी राहुल सर। ठीक है, तो कौन सी कैटेगरी के लोगों को आप पहले चेज करना चाहेंगे? हाँ देखिए, मैं उनको करना चाहता हूँ जो आपने शुरुआत में एक वर्ड यूज किया था, वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ स्टेप्स लेना चाहते हैं। चलो राहुल भाई यहाँ से शुरुआत करते हैं। मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ाया करता था और मैं पूछता था बच्चों से कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो बोलते थे जी, जैसे कोई बोलता था सर मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो एक सेंटेंस है सर, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो मैं बच्चों से पूछता था यार इस पूरे स्टेटमेंट में से, इस पूरे सेंटेंस में से क्या शब्द निकाल दिया जाए कि आपका सॉल्यूशन हो जाए, कि आप अपनी मंजिल पर, मतलब आपका काम हो जाए, आप क्या चाहते हो। तो राहुल भाई आप बताइए, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, इसमें से क्या निकाल दें कि बच्चे का सॉल्यूशन हो जाए? नॉट। मैं कहता हूँ सर झूठ, गलत। उदाहरण देकर बताता हूँ, आई कैन नॉट अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ। इस सेंटेंस को सुनकर राहुल सर बताइए क्या मैं 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं? आई कैन नॉट अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ, ये सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, तो क्या मैं 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं? शायद नहीं। भाई कमा रहा होता तो मैं बोलता ही नहीं ऐसा। अब अगले सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा और आंसर दीजिएगा, और आप लोग भी सोचिएगा जो आंसर आपके मन में आए। आई कैन अर्न, इसमें से नॉट निकाल देता हूं, आई कैन नॉट अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ में से। अब सेंटेंस क्या बचता है? आई कैन अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ। ये सेंटेंस सुन के बताइए मैं अभी भी 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं क्या? नहीं। दरअसल हमें मालूम ही नहीं है कि नॉट नहीं निकलना, इसमें से कैन निकलना था। आई अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ। हम लोगों की समस्या राहुल भाई कैन की है ही नहीं। कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं, हम करते नहीं। मैं लोगों से पूछता हूँ कैन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसके लिए कोई डिग्री करनी पड़ती है, कोई कोर्स करना पड़ता है, कोई फैमिली बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है? तो मैं लोगों से पूछता हूँ कैन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? राहुल भाई कैन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? यस। अगला सवाल मैं तमाम लोगों से पूछता हूँ, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? मतलब मैं तो हाँ मतलब आप तो करते हैं, लेकिन 99% केस में नो। कैन यू रीच ऑन टाइम? किसी से मीटिंग है आपकी, कहीं पहुंचना है, कैन यू रीच ऑन टाइम? इसके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए कि सॉरी सर मैंने MBA नहीं कर रखा, मैं कैसे टाइम पे पहुंचूंगा? कैन यू रीच ऑन टाइम? यस। डू यू रीच ऑन टाइम? नो। कैन यू टॉक पोलाइटली? क्या आप किसी से विनम्रतापूर्वक बात कर सकते हैं? यस। डू यू टॉक पोलाइटली? नो। कैन यू गो फॉर वॉक? यस। डू यू गो फॉर वॉक? नो। कैन यू डू योगा? यस। डू यू डू योगा? नो। हमारी समस्या कैन की है ही नहीं सर, कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं, समस्या ये है कि हम काम को करते नहीं। तो अगर हम करना शुरू कर दें तो यकीन जानिए भटक भटक कर ही सही मंजिल तो मिल ही जाएगी। और गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले नहीं। समस्या ये है, अभी आपने एक शुरुआत की थी कि कोई नेगेटिव होके घर पे बैठ गया, कोई ऐसा हो गया। मुझसे एक बार किसी ने एक बड़ी अच्छी बात, मुझसे एक मेरे दोस्त हैं, वो मुझसे बोले यार अमर भाई हम तो आपके भरोसे बैठे थे। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि जब तुम्हें मुझ पे भरोसा था तो तुम मेरे भरोसे चले क्यों नहीं, तुम मेरे भरोसे बैठे क्यों थे? अफसोस ये है सर हम भरोसे भी बैठे हैं, भरोसे भी कुछ कर नहीं रहे। भगवान के भरोसे हैं तो भगवान के भरोसे हम चल नहीं रहे, हम भगवान के भरोसे बैठे हैं। दोस्तों के भरोसे हैं तो दोस्तों के भरोसे कुछ कर नहीं रहे, दोस्तों के भरोसे बैठ गए। हमें बैठने में इतना मज़ा आता है और फिर कहते हैं जी हमारा बिजनेस खड़ा नहीं हो रहा, फिर कहते हैं जी हमारा करियर खड़ा नहीं हो रहा, फिर हमारा कहते हैं जी भविष्य खड़ा नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रही। भाई जब आप खुद ही बैठ गए तो भविष्य कहाँ से चले? जब आप खुद ही बैठ गए तो बिजनेस कहाँ से चले? जब आप खुद ही बैठ गए तो करियर कहाँ से चले? तो दुनिया के तमाम पॉडकास्ट, तमाम ट्रेनिंग्स सर उन लोगों के लिए होते हैं जो चल रहे होते हैं। क्योंकि चलता हुआ, मुझे बहुत पुराना 10-12 साल पुराना एक एग्जाम्पल याद आ गया। मैं ये कहता हूँ सर लोगों का सपोर्ट, लोगों का सहारा ये लिफ्ट की तरह है। वो ये वाली लिफ्ट नहीं, वो जो रोड पे सर हम लिफ्ट लेते हैं ना, ये सर लिफ्ट की तरह है।
राहुल भाई कभी किसी से लिफ्ट ली या दी है किसी को? बहुत बार। तो कैसे लिफ्ट मिलती है, दी जाती है कि मैं घर पे सोया हुआ हूँ, फिर वो फेरी वाला लिफ्ट वाला गली में चक्कर मारने आएगा, मैं सोया पड़ा हूँ, लिफ्ट ले लो लिफ्ट, फिर ऊपर आएगा, वो मेरा मुंह धुलवाएगा, एक कप चाय बना के देगा, फिर मुझे लिफ्ट देगा, ऐसे मिलती है? लिफ्ट की 2 शर्तें सर। पहली, आप सड़क पे चलते हुए दिखने चाहिए। दूसरी, आप लिफ्ट मांग रहे हो। सहारा और सपोर्ट जो हम लोगों से चाहते हैं ना, एक्चुअली हम बैठ के चाहते हैं कि कोई आकर सहारा दे, हम चाहते हैं कोई आकर मदद करे, ढूंढ ढूंढ के हमारी मदद करे। मैं कहता हूँ आप सड़क पे चलते रहो और आप किसी से हाथ देते रहो। ये नहीं देगा, दूसरा लिफ्ट देगा, दूसरा नहीं देगा, तीसरा, आज तक मैंने किसी को दिन होते हुए देखा होगा कि किसी को दिन हुआ हो सड़क पर, मैंने आज तक किसी को रात होते हुए नहीं देखी। अगर आप लिफ्ट मांग रहे हैं, सुबह नहीं मिली दोपहर में मिल जाएगी, दोपहर नहीं मिली शाम तक मिल जाएगी, बशर्ते कि आप मांग रहे हों। तो अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो पहला टूल दे रहा हूँ, अपने दिन की शुरुआत 2 चीज़ों से करिए। 2 टूल दे रहा हूँ राहुल भाई। पहले टूल का नाम है पैट। अगर बदलना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा है, आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ये टूल एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। और पहले टूल का नाम है पैट, PAT। P फॉर प्लानिंग, A फॉर एक्शन। पैट बोलता हूँ मैं, प्लानिंग एंड एक्शन टेस्ट। सुबह उठे, एक पेपर लीजिए और उस पेपर पे पूरे दिन को प्लान लिख लीजिए, पूरे दिन का प्लान लिख लीजिए कि 10 बजे मुझे इनसे मीटिंग करनी है, 11 बजे इनको कॉल करना है, 12 बजे मुझे लंच करना है, 1 बजे मुझको ये काम करना है, 2 बजे वीडियो शूट करना है, 3 बजे उससे मिलने जाना है, 4 बजे फलाने को प्लान देना है। पूरा दिन आपका क्या होना चाहिए? सिंपल, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है सर, बहुत डूएबल। हम बातें वो करेंगे जो डूएबल हैं, जो काम कर सकती हो। प्लान लिख लिया आपने पेपर पर, उसके बाद लिखिए एक्शन। अच्छा, मैं ये भी देखता हूँ कि हम प्लानिंग में बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन समस्या प्लान नहीं है, समस्या क्या है? एक्शन है, कि उसके अगेंस्ट हमें एक्शन क्या। अच्छा, प्लान को मैं बोलता हूँ सर गोल। मैं 3 शब्दों पे बात करता हूँ, चलिए आपसे पॉइंट निकला है तो। एक होता है सर गोल, एक होता है टारगेट, और एक होता है राहुल भाई पर्पस। ये तीनों चीज़ें आपस में क्या है? इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड है। तीनों एक ही हैं या कुछ डिफरेंस भी है इनमें? वो मतलब कह सकते हैं डिफरेंस। 90% केस में क्या लगता है कि ये तीनों एक ही हैं और तीनों को एक दूसरे का हम क्या मान लेते हैं? सिनोनिम्स या पर्यायवाची। मैं कहता हूँ नहीं साहब, तीनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं बताता हूँ गोल क्या है। मुझे 10 किलो वजन घटाना है, ये क्या है? मेरा गोल है। या मुझे महीने के 10 लाख रुपए कमाने हैं, ये क्या है? मेरा गोल है। मुझे मकान खरीदना है, ये क्या है? मेरा गोल है। मैं कहता हूँ एक बार गोल क्लियर हो जाए, उसे वहीं छोड़ दीजिए। अब तय कीजिए आपका टारगेट क्या है। एक्चुअली अगर गोल मेरा 10 किलो वजन घटाना है तो टारगेट 10 किलो वजन घटाना नहीं होना चाहिए। टारगेट होना चाहिए डेली जिम जाना, टारगेट होना चाहिए 1 घंटा एक्सरसाइज करना। टारगेट बोलते हैं सर एक्शन को, एक्टिविटी को, एक्सरसाइज को जो आप करने वाले हैं। गोल जो आप चाहते हैं, टारगेट जो आप एक्शन लेंगे। आपने कहा मुझे 10 लाख रुपए महीने कमाना, ये आपका गोल है, पर इसके अगेंस्ट टारगेट क्या होना चाहिए? सुबह 5 बजे उठूंगा, 8 बजे ऑफिस पहुंचूंगा, आज 10 क्लाइंट से मिलूंगा, या आज 10 प्रेजेंटेशन दूंगा, या आज मैं अपने काम में इतना एफर्ट डालूंगा, या आज मैं इतनी मेहनत करूंगा, या आज मैं दुकान पे 10 बजे तक बैठूंगा, सुबह 8 बजे दुकान खोल लूंगा। वो जो एक्शंस हैं वो आपके क्या हैं? टारगेट है। और पर्पस राहुल भाई, मैं ये कहता हूँ पर्पस होता है कि आखिर इस गोल को अचीव करके आप करना क्या चाहते हैं। मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ, हो सकता है 2 लोगों के गोल सेम हों, पर ज़रूरी नहीं है दोनों के पर्पस भी सेम हो। उदाहरण देके बताता हूँ, 2 लड़के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों का गोल क्या है? यूपीएससी आईएएस बनना चाहते हैं, तो दोनों का गोल सेम है, दोनों आईएएस बनना चाह रहे हैं, पर पर्पस में ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है। एक का पर्पस हो सकता है कि यार आईएएस बनने के बाद ना इतनी रिश्वत लूँगा कि 7 पीढ़ियाँ बैठ कर खाएंगे, और एक का पर्पस हो सकता है यार जिला सुधार दूंगा, गांव सुधार दूंगा, लोगों की मदद करूंगा, लोगों को गाइड करूंगा, नए यूथ को, नए बच्चों को हेल्प करूंगा ताकि वो भी कुछ कामयाब हो सके। गोल सेम है, पर पर्पस में ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है। ये पॉइंट मेरा चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको कनेक्ट करूंगा। मैं लोगों से अक्सर बोलता हूं कि अगर आप गोल हासिल करना चाहते हैं तो अपने पर्पस का ख्याल रखिएगा। 90% केस में लोग गोल क्यों नहीं हासिल कर पाते सर? पहली बात तो उनके कोई टारगेट यानी एक्शन नहीं होता, पर उससे बड़ी बात उनका पर्पस बड़ा बेकार होता है, पर्पस बड़ा घटिया, बड़ा नेगेटिव होता है। मैं एक रील बहुत देखता हूँ, उस रील पे एक बड़ा शानदार सा बंगला या मकान दिखाया जाता है और उस पर लिखा रहता है ऐसा मकान बनाऊंगा और पड़ोसियों रिश्तेदारों को जलाऊंगा, आग लगाऊंगा उनको।
मैंने कहा यार तुम कभी ये मकान नहीं बना पाओगे। बोले जी मतलब क्यों? मैंने कहा यार तुम इतना घटिया पर्पस लेके चल रहे हो कि तुम्हारा पर्पस इतना शानदार मकान बनाने का ये है कि तुम दूसरों को जलाओगे, तुम दूसरों को नीचा दिखाओगे, उनकी औकात दिखाओगे, और तुम ये चाहते हो कि भगवान तुम्हारे इस घटिया पर्पस में तुम्हारा साथ दे दें, भगवान तुम्हारा ये घटिया पर्पस अचीव भी करवा दें। मैं कहा ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे। आपका पर्पस ये क्यों नहीं था इतना शानदार मकान बनाऊंगा, उसमें परिवार के साथ खुश रहूँगा, इसमें मेहमान आएंगे तो उनकी सेवा करूँगा, लोगों को हेल्प करूँगा। तो अल्टीमेटली जब आप सुबह उठें तो आपका पहला तो प्लान क्लियर होना चाहिए। प्लान यानी गोल। इन तीनों चीज़ों को रखने की भी जगह बता दूं सर, गोल दिमाग में होता है, पर्पस दिल में होता है, और टारगेट आपकी मसल्स में यानी बॉडी में होता है। एक्शन जो आप लेने वाले हैं, 90% लोगों के पास गोल तो है पर उनके पास फिर क्या नहीं है, एक्शन नहीं है या पर्पस नहीं है। तो जब आप सुबह उठें तो एक पैट टेस्ट करिए, प्लानिंग क्या है और उसके अगेंस्ट मेरी क्या है, एक्शन क्या लेने वाला हूँ। शाम को कीजिएगा सर, एक सेट करके टेस्ट होता है। सेट मतलब सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। दुनिया में किसी से कोई सवाल नहीं पूछना, खुद से सवाल पूछने हैं। किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना, मेरा इस बात को मैं बहुत दिल से मानता हूँ कि किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर इस दिल को हर रोज़ एक बार पढ़ना। बजाय दूसरों से सवाल पूछने के खुद से सवाल पूछिए। जो सुबह पैट किया था, जो प्लानिंग करी थी, जो एक्शन किया था, शाम को सोने से पहले पूछिए उनमें से कितना किया। मैंने लिखा था 10 बजे फला व्यक्ति को कॉल करूंगा, कॉल करी क्या? अगर की है तो टिक मार लीजिए, नहीं करिए तो कट मार लीजिए। आपने लिखा था जिम जाऊंगा, गए क्या? गए तो टिक मार लीजिए, नहीं तो कट मार लीजिए। आप अपने आप से पूछिए कि जो सुबह मैंने तय किया था पैट में, वो शाम तक मैंने किया भी या नहीं किया। राहुल भाई, कोई बहुत बड़ा बेहा, हमारे गांव में एक वर्ड यूज किया जाता है बेहा, जिसको शर्म ही ना हो, कोई बहुत बड़ा बेशर्म या बेहया होता उसका तो मैं कहता नहीं, पर गारंटी से चौथे दिन ये टेस्ट आपको अपनी ही नज़रों में या तो गिरा देगा, या आप ही चौथे दिन सवाल पूछ लोगे कि यार तुम डायलॉग तो आईएएस बनने के मार रहे हो, डायलॉग तो साल के महीने के 10 लाख रुपए कमाने के, डायलॉग तो तुम्हारे अरबपति बनूंगा, और तुम 2 लोगों से मिलते नहीं दिन में, तुम सुबह सो के नहीं उठते, तुम ढंग में टाइम पे कहीं ऑफिस में नहीं पहुंचते, तुम मीटिंग में टाइम पे नहीं पहुंचते, तो तुम बनोगे कैसे? चौथे दिन आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में क्या कर पाएंगे, मैच कर पाएंगे, और आपको खुद समझ में आने लगेगा कि करेक्शन करना है तो कहाँ करना है। और अगर आप गौर करें करेक्शन शब्द पे भी, तो करेक्शन शब्द राहुल भाई कहता है कर एक्शन। करेक्शन भी ये कहता है कि भाई कुछ एक्शन कर, तब जाके कुछ होने वाला है। तो पैट और सेट से, पैट से दिन की शुरुआत करिए, सेट से दिन का एंड करिए, अगर बदलाव चाहिए तो। वंडरफुल। मुझे लग रहा है अमर भाई कि सच में अगर लोग इस तरह के पॉडकास्ट देखें और उसको इम्प्लीमेंट करें ना, तो वैसे मैंने ये बोला था कि जो लोग चेंज करना चाहते हैं अपने आप को, वही चेंज कर पाएंगे। लेकिन अब मुझे शायद 15-20 मिनट बात करने के बाद ये लग रहा है कि वो कैटेगरी के भी लोग जो होंगे ना, जो चेंज नहीं भी करना चाहते, शायद आपने जो बातें बोली है ना, वो बहुत हार्ड हिटिंग है। एक्चुअली दे हैव अ डेप्थ इन इट। तो उन लोगों को भी ये पता लगेगा कि यार हम तो अपने आप को 30 मार का समझ रहे हैं, बट एक्चुअली जो बंदा सामने बैठा हुआ है बहुत वैल्यू दे रहा है, और सच में अपनी लाइफ को वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर अब भाई देखिए, मैं तो इस बात में बहुत यकीन करता हूँ सर, मैं तो खुद का भी मानना है कि जब आप किसी को सुने, मैं भी कल ही कोई रील देख रहा था, उन्होंने कहा था जब किसी को सुनने जाएं तो स्टूडेंट के तौर पे जाएं, ताकि आप सीख पाएँ। सुनना अपने आप में, मुझसे कोई पूछे राहुल भाई, मैं सुनने से बड़ा आर्ट, सुनने से बड़ा टैलेंट, सुनने से बड़ा हुनर इस धरती पे कुछ नहीं मानता हूँ। जितने भी कामयाब और बड़े लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, समझा, मैं एक बात समझ में आया कि उनमें एक कॉमन बात हुआ करती थी। आप कभी इनको देखेगा, अंबानी साहब को, टाटा साहब को, अजीम प्रेम जी, जिनको, सचिन तेंदुलकर, जिनको आप बड़ा मानते हो ना, कभी आप इनको पब्लिक में या मतलब पब्लिक फंक्शंस में देखिएगा, पब्लिक गैदरिंग में देखिएगा, जब ये किसी को सुन रहे होते हैं तब आप इनको देखिएगा, ये इतने गौर से सुनते हैं। उसका कारण बताता हूँ एक्चुअली क्या है। भगवान ने बच्चा पैदा किया, मैं आपको लिसनिंग की ताकत बताता हूँ सर, पावर ऑफ लिसनिंग। और पॉडकास्ट को लोग देख ही रहे हैं और सुन ही रहे हैं, तो मैं पावर ऑफ लिसनिंग बताता हूँ आपको। जब बच्चा पैदा होता है राहुल भाई, तो बोलना पहले सीखता है या सुनना? शायद सुनना। बोलना कितने दिन में सीखता है? मतलब रोता है शुरू में, बाद में कुछ वो रोना तो छोड़ दीजिए, जब बोलने की बात करते हैं हम लोग, अमूमन कितना टाइम लग जाता है बोलने? 4-5 महीने। 4-5 महीने, वैसे तो 1-1.5 साल लग जाती है, पर 6-8 महीने मान लूँ, साल भर मान लूँ।
सुनना कितने दिन में सीख जाता है वो? आवाज सुनने की अगर बात करें तो आई थिंक शुरू से सीख जाए। पैदा होते ही। इवन हमारे यहाँ तो कहा गया कि गर्भ में भी सीख जाता है बच्चा। मैंने पता इससे क्या सबक सीखा कि भगवान भी जानते हैं कि बोले बगैर तो इसका 1.5-2 साल काम चल जाएगा, सुने बगैर इसका 1.5 सेकंड काम नहीं चलेगा। भगवान ने सुनने की क्षमता बच्चे को पैदा होते ही दी है। जिस दिन हम ये समझ गए कि सुनना इतना बड़ा आर्ट है, इवन मैं अपनी जब कॉर्पोरेट्स में सेशंस लेता हूँ, ईश्वर की कृपा से मुझे तमाम बड़ी, जितने भी आप ईश्वर की कृपा से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज या बड़े कॉर्पोरेट्स को जानते हो, तो उनके सीनियर मैनेजमेंट को ट्रेनिंग देने का मौका मिलता है। और मैं अपने सेशन के शुरुआत में बोलता हूँ कि हाँ, जितने भी भगवान मौजूद हैं मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। तो लोग मुझसे बोलते हैं कि आप हमें भगवान क्यों बोल रहे हैं? तो मैं पूछता हूँ भाई कभी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा, और मैं आपको 99% समस्याओं का सॉल्यूशन बताऊँगा इस वाले पॉइंट पर। तो मैं पूछता हूँ भाई कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा गए हैं? बोले जी गए हैं। तो मैंने कहा सामने भगवान होते हैं, इधर हम होते हैं, बताइए बोलता कौन है और सुनता कौन है? राहुल भाई, हम बोलते हैं, और सुनता कौन है? भगवान सुनता। तो सुनने वाला कौन? भगवान। और बोलने वाला? भक्त। तो मैं और आप तो भक्त हैं फिलहाल, सुनने वाले कौन है? भगवान कौन है? ये जो हमें सुन रहे हैं, सुनने वाला भगवान होता है सर। जिस दिन हमें ये समझ में आ गया कि सुनने का गुण इंसान का नहीं है, सुनने का गुण भगवान का है। आप एक लीडर हैं, आप सीनियर हैं, आप ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, भगवान से बड़ा तो धरती पे कोई नहीं है ना, तो आपको सबसे पहले एक गुण आना चाहिए आपके अंदर, सुनना। अफसोस ये है कि कोई किसी की सुन नहीं रहा। आज के समाज की जो सबसे बड़ी समस्या आप बताइए क्या है? टीचर को बच्चों से क्या शिकायत है? बोलते नहीं है, सुनते नहीं। सुनते नहीं है। माँ बाप को औलाद से क्या शिकायत है? बोलते नहीं है, सुनते नहीं। सुनते नहीं। अच्छा बताओ, सीनियर को जूनियर से क्या शिकायत है? बोलते नहीं है, सुनते नहीं। सुनते नहीं। पलट के बताइएगा, जूनियर को सीनियर से क्या शिकायत है? बोलते नहीं है, सुनते नहीं। सुनते नहीं। कोई किसी की सुन नहीं रहा, सब बोलने में लगे हुए हैं। मैं की नॉट स्पीकर हूँ। की नॉट स्पीकर्स मतलब जो कॉर्पोरेट में शॉर्ट सेशन लेने जाते हैं। मैं अपने सेशंस में बोलता हूँ कि इस धरती की सबसे बड़ी समस्या है हर दूसरा आदमी की नॉट स्पीकर है, और इस दुनिया को चाहिए की नॉट लिसनर्स। कोई सुन नहीं रहा किसी को भी। सारा खेल है जिस दिन हमने सुनना शुरू कर दिया। तो जो आप बात कह रहे थे, जो लोग सुन रहे हैं, तमाम लोग, जब आप सुनेंगे तो डेफिनेटली गारंटी से आप में क्या आने लगेगा? बदलाव आने लगेगा। आप 2-3 शब्दों पे मैंने जब काम करना शुरू किया, इवन मैं काउंसलर से और ट्रेनर से एक लाइन बोलता हूँ, मैंने शब्दों पे थोड़ा बहुत राहुल भाई काम किया, और उसमें थोड़ा सा मैं अपभ्रंश करके फ्रीडम लेके बोलता हूँ। एक टर्म होती है काउंसलिंग। काउंसलर्स होते हैं जो हम सब तमाम लोग कर भी क्या, बेसिकली इट्स अ सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग ही है। तो मैं काउंसलिंग शब्द को बोलता हूँ 2-3 बार, मैं बोलता हूँ काउंसलिंग। अब इसमें एक बॉडी पार्ट आएगा, काउंसलिंग, थोड़ा अपभ्रंश करके बोलता हूँ, काउंसलिंग। काउंसलिंग कौन सा बॉडी पार्ट आया था? कान। मैं कहता हूँ काउंसलिंग जो है वो कान से शुरू होती है, मुंह से नहीं शुरू होती। जब आप किसी को सुनना शुरू कर देते हैं, 90% तो उसकी समस्याएं वहीं ख़त्म हो जाती हैं। जब आप इस दुनिया में 90% लोगों को, पुलिस में जाते हैं आदमी रिपोर्ट लिखवाने, बताओ जब पलट के आते हैं उसकी शिकायत क्या होती है? अरे यार वहाँ हम गए, साहब ने सुनी भी नहीं। यानी वो क्या चाह रहा था? केवल वो ये नहीं कह रहा था मेरी बाइक अभी पकड़ के दे दो। उसकी मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या आती है हमसे कि मेरी सर सुन ले। जब जूनियर बॉस के केबिन में जाता है, बताइए बाहर निकलते क्या बोलते हैं? अरे यार सर ने मेरी भी सुनी भी नहीं। यानी आप केवल सर से क्या चाह रहे थे? कि सुन लें। अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, वन ऑफ माई फेवरेट शेर, दुनिया की 99% समस्याओं का सॉल्यूशन, चाहे वो परिवार के रिश्ते हों, चाहे वो कंपनीज के रिश्ते हों, कंपनी पॉलिटिक्स हो, मैं कह रहा हूँ दुनिया की 99% समस्याओं का सॉल्यूशन, अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है? अगर वो पूछ लें हमसे, गम ही किस बात का है? कोई पूछ ही नहीं रहा। फहमी बदायूनी साहब एक शेर पढ़ते थे कि कितना आसान था इलाज मेरा, तुम बस पूछ लेते मिजाज मेरा। बस यही तो पूछना था, अमर भाई ठीक हो, राहुल भाई ठीक हो, और ये ठीक हो बोलते ही आपके कॉर्पोरेट की आधी समस्याएं ख़त्म हो जाएं, आपकी टीम आपके साथ तन के खड़ी हो जाए, आपके जो बॉस हैं, आपके जो लीडर हैं, आपका आधा काम ख़त्म हो जाए। पर अफसोस हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप एक टर्म में सीनियर से अक्सर बोलता हूँ, सीनियर में भी गौर करें आप, तो इसमें भी एक बॉडी पार्ट आया हुआ है, बताइए। ईयर। ईयर माने कान। तो मैं कहता हूँ सीनियर बनना है, बड़ा बनना है, तो आपके कान बड़े होने चाहिए। अफसोस ये हमारे सीनियर्स के मुंह बड़े होते हैं, उन्हें लगता है जितना डांटूंगा, जितना बोलूँगा, जितना चिल्लाऊंगा, उतना बड़ा लीडर माना जाऊँगा। मैं नहीं साहब, आपको तो अपने लोगों को क्या करना था? सुनना था। चलिए हटाइए, सारी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, सारी दुनिया पैसे के पीछे दौड़ रही है, पैसा कमाना है। पैसा कमाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्निंग। इसकी स्पेलिंग बताइएगा।
EAR इसमें भी बॉडी पार्ट क्या हुआ है, अर्निंग में भी कहाँ नहीं आया हुआ है, ईयर। यानी एक और कमाल की बात बताता हूँ आपको, हमें लोगों से इस समाज की इस समय दुनिया का सबसे बड़े स्किल अगर किसी को मानी गई है, दैट इज कॉल्ड पीपल स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स। आप लोगों के साथ कितना अच्छा बिहेव कर सकते हैं, लोगों के साथ कितने अच्छे संबंध बना के रख सकते हैं, कितना अच्छा तमाम कंपनीज का जो सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज आता है ऑफिस पॉलिटिक्स है जी। वो आपस में क्या नहीं है, टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं है जी। इन्हीं टॉपिक्स पे तो हमारी ट्रेनिंग होती है। लोग आपस में कनेक्टेड नहीं है। राहुल भाई, कनेक्ट दिमाग से बनता है या दिल से बनता है? दिल से बनता है। अब मैं आपको दिल तक पहुंचने का सबसे शॉर्ट और सबसे परफेक्ट तरीका बता रहा हूं, और सब शब्दों में सब छिपा है सर। मैंने राहुल भाई ईश्वर की कृपा से शब्दों पे जो थोड़ा बहुत काम किया है, मैं कहता हूं शब्द अपना अर्थ खुद बता देते हैं आपको। दिल को इंग्लिश में बोलते हैं सर हार्ट। हार्ट की स्पेलिंग बताइएगा। HEART। इसमें से टी हटा दीजिए, क्या बचा? हियर। सुनना। अगर किसी के दिल तक पहुंचना है तो सिर्फ उसे सुन लीजिए, क्योंकि इस दुनिया में किसी को सुना नहीं जा रहा। लोग अपने आप की बात को, भावनाओं को दबाए घूम रहे हैं, उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आप सिर्फ इतना भी कर लें, अपने टीम के लोगों को, अपने पड़ोसी को, अपने परिवार के बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने आसपास जो आपके साथ हैं लोग, उन्हें सिर्फ सुन भी लेना, तो उनकी नज़र में आप लीडर बन जाएंगे। वो आपके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो आपके हर काम के लिए खड़े हो जाएंगे, और 90% आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सुनना इस धरती का बहुत मुश्किल और बड़ा महत्वपूर्ण काम है। तो अगर सुन पाएँ तो इससे बड़ी बात मैं मानता नहीं कुछ भी। जी राहुल भाई। जी। मुझे लग रहा है कि कॉर्पोरेट स्किल तो लोग जो हैं, जो इसको देख रहे होंगे, जी जी जी, उनको तो एक अच्छा सा ट्रेनिंग सेशन मिल ही गया। हाँ बिल्कुल होना भी चाहिए। मैं तमाम ट्रेनर कॉर्पोरेट्स में जाने का मुझे मौका मिलता है, और मैं समझता हूँ सर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं है। अच्छा, एक कमाल की बात बताता हूँ राहुल भाई, इस दुनिया में किसी को बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और एक और अजीब सी बात बताऊँ आपको, समस्या कितनी भी बड़ी हो, सॉल्यूशन उसका छोटा ही होता है। हमें लगता है समस्या बहुत बड़ी है तो इसका कोई सॉल्यूशन भी बहुत ही बड़ा होगा, वो तो बड़ा हम बनाते हैं एक्चुअली। जो हम ट्रेनर्स हैं ना, मैं तो मतलब इसको अलग पॉइंट पे ले जा रहा हूँ, क्योंकि हमें समस्याओं का सॉल्यूशन देने के ही पैसे मिलते हैं। और अगर आपने कभी दिया, अच्छा एक बात बताइए, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट कैसे होते हैं? आसान या हार्ड, या थोड़ी मुश्किल, डिफ़िकल्ट? मैथ तो हार्ड है। ऐसे ही है। ये पता है मुश्किल बना कैसे? एक्चुअली इतना मुश्किल था नहीं सर। मैं इसे उस टॉपिक पे ले जाना नहीं चाहता, और सेम बात हो रही है ज़िंदगी के साथ। जीवन इतना मुश्किल है थोड़ी सर। आप कभी मोबाइल ख़राब हो गया, कोई चीज़ ख़राब हो गई, आप उसे रिपेयर कराने गए, आप उसे ठीक कराने गए, आप शॉप पर पहुँचे, भैया मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम है। वो मोबाइल देखता है और बोलता है जी परसों आ जाना, या फलां दिन आ जाना, सोमवार को। कभी आप टेलर के यहाँ भी गए होंगे कि भैया कपड़े सिलवाने, कितने दिन का टाइम देता है वो? हफ्ते भर का, 10 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का। राहुल भाई थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके बताइएगा, क्या लगता है सच में मोबाइल ठीक होने में 3 दिन लगने वाले हैं उसमें? एक्चुअली उस मोबाइल में समय तो 10 ही मिनट लगेंगे, पर उसे आपसे 500 रुपये लेने हैं उसे ठीक करने के। और अगर वो 5 मिनट के 500 रुपये मांग लेना आपसे, तो आप ही क्या बोलोगे? हैं पागल है, 5 मिनट के तूने करा ही क्या, 5 मिनट में तो ठीक हो गया, 500 रुपये किस चीज़ के? उसे 500 रुपये चाहिए, ठीक तो वो 5 मिनट में ही करके दे दे, पर आप फिर उसे 500 रुपये नहीं देंगे। फिर वो कहेगा 3 दिन बाद आना, ताकि आपको लगे इसमें समस्या कितनी थी, 3 दिन की समस्या थी। समस्या 3 दिन की थोड़ी थी, 3 मिनट की थी। वो 3 मिनट में कर। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, फिर आप दुकान पे पहुंचते हैं, भैया ठीक हो गया क्या? बोलता हाँ बैठो 10 मिनट अभी दे रहे हैं। वो अंदर जाके 10 मिनट में ठीक करके ला के दे देता है, पर एक्चुअली उसे आपसे 1000 रुपये चाहिए ना। और 1000 रुपये आप किस बात के दोगे जब वो 3 दिन रखे? अगर 3 मिनट में दे दे तो आप ही 1000 रुपये ना दें। आप टेलर के यहाँ जाके बोलते हो जी कपड़े सिलवाने, अगर वो बोलते शाम को ही लेके आ जाना, शाम को ही ले जाना कपड़े, और आपसे कहे 900 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, हैं 2 घंटे के काम के 1000 रुपये, उसे लगता है बेटा अब तुम 10 दिन बाद आना। समस्या को बड़ी बनाएगा, फिर आपसे 1000 रुपये लेगा, समस्या को बड़ी बनाएगा, फिर आपसे 500 रुपये लेगा। ऐसे ही समस्याएं बड़ी हैं नहीं, पर हमने समस्याओं को क्या बना रखा है? बड़ा बना रखा है। पर क्योंकि उन सॉल्यूशंस के आप पैसे नहीं देंगे, तो पहले समस्याओं को बड़ा बनाया जाता है। मैं तो कहता हूँ समस्याओं को हम मैग्नीफाइड ग्लास से देखते हैं, ताकि वो समस्याएं, और इसी को नेगेटिविटी कह लो। एक्चुअली किसी के जीवन में इतनी नेगेटिविटी, इतनी परेशानी है नहीं, जितनी हम लोगों ने उनको बना ली। क्योंकि जितनी बड़ी समस्या होगी उतना बड़ा हम अपने बारे में कह रहे यार मैं क्या बताऊँ, मैं आजकल तो मुझे तो कई बार लगता है कंपटीशन ये चल रही है, तुम मुझसे ज़्यादा परेशान कैसे हो सकते हो। आजकल एक देखना, एक रील भी चल रही है,
पति आते हैं ऑफिस से, अरे बोले क्या बताऊं आज तो बस सिर में दर्द हो गया, पत्नी क्या बताऊं मैं तो सुबह से मैं पैर भी फिसल गया था। दोनों में कंपटीशन चल रही है, तुम मुझसे ज़्यादा परेशान कैसे हो सकता है? ज़्यादा परेशान तो कौन हूं? मैं हूं। तो हम सबको ऐसा लगता है कि जितने परेशानी बताएंगे, जितनी समस्याएं बताएंगे, उतना ही ये माना जाएगा अरे यार देखो बेचारे के साथ क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी हैं नहीं जितने हमने बना ली हैं। लोग क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान हैं, क्यों तंग हैं, समस्याएं इतनी बड़ी क्यों हो गई, उसका कारण बताता हूँ आपको। राहुल भाई, कभी किसी ने आपको सजेस्ट किया हो कि कोई मंत्र पढ़ने के लिए कुछ मंत्र बताया हो? मान लेते हैं एक शब्द है ओम नमः शिवाय, एक मंत्र है, तो कितनी बार बोलने के लिए कहा होगा आपसे कि इसको कितनी बार पढ़ना, कितनी बार पढ़ना है? जनरली ये बोलते हैं 108 बार 108 बार। मेरे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, और मैं कहता हूँ इस पॉडकास्ट का अगर एक ही क्रक्स निकालने आप लोग तो इसी को समझ लीजिएगा आप लोग। मेरा क्वेश्चन, मेरा ध्यान से सुनिएगा सवाल। ओम नमः शिवाय कोई भी मंत्र आपको दिया, कितनी बार बोला? 108 बार। क्यों सर? वो एक बार बोलने में मंत्र क्यों नहीं है? अगर वो मंत्र है तो एक बार बोल लो, मंत्र तो वो तब भी रहेगा। इसका 108 बार से क्या लेने देना है? 51 बार से क्या लेना देना है? 31 बार से क्या ले? दरअसल दुनिया का कोई भी मंत्र एक बार बोले जाने पर केवल साधारण शब्द है, उसमें ताकत नहीं है, उसमें पावर नहीं है। अब इसका उल्टा भी सत्य सिद्ध है। कोई भी साधारण शब्द, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी सेंटेंस बार बार बोलने पर अभिमंत्रित हो जाता है, यानी उसमें जान आ जाती है, उसमें ताकत हो जाती है। कोई भी शब्द अगर आप बार बार रिपीट करेंगे तो वो साधारण शब्द ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मंत्र में। और मंत्र अगर एक बार सत्य सिद्ध हो गया, अभिमंत्रित हो गया, तो फिर उसे दुनिया की कोई भी ताकत सत्य सिद्ध होने से नहीं रोक सकती। अब हमारे लोगों के मंत्र क्या हैं बताओ? मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। दिन में बोल लिया 25-30 बार, 4-5 दिन में हो गए वो 108 बार। अब वो सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो चुका है? मंत्र में। अब आपकी किस्मत खराब होने से धरती पे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं तो बहुत परेशान हूँ यार, जिससे मिले मैं तो बहुत परेशान हूँ। अरे यार क्या बताऊँ, ज़िंदगी में बहुत परेशानी चल रही है। 25, 30, 50, 60, 70 बार 108 बार बोला, वो किस में कन्वर्ट हो गया? मंत्र। अब सच में आप परेशान ही चलेंगे, आप सच में ही दुखी रहेंगे। हम लोगों ने अपने नेगेटिव स्टेटमेंट्स को मंत्रों में कन्वर्ट कर लिया और वो मंत्र अभिमंत्रित हो गए, सत्य सिद्ध हो गए। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, पूछिए आपका मंत्र क्या है? आप अपने मुंह से कौन से स्टेटमेंट निकाल रहे हैं? बोलिए मैं बहुत खुश हूँ, बोलिए मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, बोलिए बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बोलिए मज़े आ रहे हैं। आप देखेंगे कुछ दिनों बाद ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मंत्र में हो जाएंगे कन्वर्ट। और फिर आप देखिएगा आपके साथ चीज़ें और घटनाएं भी वैसी ही घटनी शुरू। अच्छा, कई लोग सत्य सिद्ध कर देते हैं, अरे बोले नहीं सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, देख लेना मेरी क्या ही किस्मत खराब। और शाम तक क्या बोलेंगे? देखा सर मैंने कहा था ना, मेरी जेब कट गई, मैंने कहा था ना किस्मत खराब है। अरे मैंने कहा भाई साहब, ये आपने बोल बोल के मेहनत से किस्मत खराब की है। आपने बोला किस्मत खराब है, किस्मत खराब है, मंत्र सिद्ध हो गया और अब आपकी जेब कट गई। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, ए कश्ती तेरा मुकद्दर चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। एक्चुअली वो बोल बोल के आपने किस्मत खराब की है। तो मैं तो कहता हूँ अगर आप कुछ भी ना कर पाएँ तो कम से कम पॉजिटिव बोलना, पावरफुल बोलना, सकारात्मक बोलना शुरू कर दीजिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने एक क्वेश्चन पूछा था, नेगेटिविटी आए, नकारात्मक, ऐसा करने से ऐसा नहीं नेगेटिविटी कहीं भग जाएगी या खत्म हो जाएगी, ना 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 ना, आएगी। पर आप क्या करें जब भी ज़िंदगी में कभी भी नेगेटिविटी या नकारात्मक विचार आए? 2 टूल दे रहा हूँ सर। मुझसे मेरे एक मित्र हैं, भाई हैं बिल्कुल, संकेत चंदीला भाई, 3-4 साल हो गए, मुझे जहाँ तक याद पड़ता उन्होंने ही मुझसे ये सवाल पूछा था। एक दिन उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि अमर भाई एक बात बताओ, कोई नेगेटिव बोले तो क्या करें? वैसा आप खुद को ही तो नेगेटिव बोलने से रोक सकते हो, सामने वाला नेगेटिव बोले तो क्या करें? तो मैंने कहा यार, अब भगवान ने आपको 2 हाथ दिए, अपने दोनों हाथों का प्रयोग करें, उससे हाथ जोड़ के बोले कि भाई साहब, बहन जी, मेरे सामने नेगेटिव बातें मत करो। वो बोला जी वो फिर भी ना माने, वो बोले, संकेत भाई बोले भाई वो फिर भी ना माने तो मैंने कहा यार, उसी भगवान ने आपको 2 पैर भी दिए हैं, दोनों पैरों का प्रयोग करें और वहाँ से निकल जाएं। आप वहाँ खड़े क्यों हैं? तो ज़िंदगी में जब जब नेगेटिविटी आए राहुल भाई, सबसे पहले उस जगह को छोड़िए जहाँ पर वो नेगेटिविटी आई है। एक्चुअली हर जगह का अपना एक ऑरा होता है। हमारी समस्या ये होती है कि हम कीचड़ में खड़े होकर पैर धो रहे हैं, कीचड़ में खड़े
और पाँव धोए जा रहे हैं, कीचड़ में खड़े हैं और पाँव धोए जा रहे हैं कीचड़ में, सारी ज़िंदगी में धोते रहिए, सफाई तो तब भी नहीं होने वाली है। सबसे पहले उस जगह को छोड़ दीजिए, चाहे वहाँ से 4 फीट दूर खड़े हो जाइए, चाहे वहाँ से 10 फीट दूर खड़े हो जाइए, या उस व्यक्ति से 4 फीट दूर खड़े हो जाइए, उस लोकेशन से 10 फीट दूर खड़े, सबसे पहले तो वो जगह छोड़िए। और दूसरा और सबसे पहला काम क्या करिए, एक टूल मैंने दिया है, उस टूल को मैंने नाम दिया है कैप, CAP, कैप। धूप पड़ती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो सर को ढकने के लिए कुछ कैप वगैरह यूज करते हैं ना, उसी से मैंने कहा है CAP, कॉल आ पॉजिटिव पर्सन। एक बात बताओ राहुल भाई, कभी बुखार हुआ है आपको? तो बुखार डायरेक्ट 104 डिग्री होता है क्या? शुरुआत में कितना होगा? 98 का 99 होगा, फिर 99.5 होगा, फिर 100 होगा। लोग हमारी समस्या पता है क्या, हम समस्या का सॉल्यूशन कब ढूंढना शुरू करते हैं, जब वो 104 हो जाए। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ जब 99 हुआ था तब आप क्या कर रहे थे? ये जो आपकी टेंशन है, ये जो आपकी स्ट्रेस है, ये जो आपकी नेगेटिविटी है, कभी ऐसा थोड़ी होता है कि आपको भूख ऐसी लगी मर जाऊंगा मैं तो। शुरुआत में तो भूख इतनी सी लगी होगी ना, उस समय आप क्या कर रहे थे? शुरुआत में तो प्यास इतनी लगी थी ना, उस समय क्या कर रहे थे? कैंसर का भी सुना है कि सीधा 4th स्टेज पर हो गया हो? शुरुआत में तो क्या हुआ था, फुंसी हुई होगी। मैंने इवन बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे याद आ गया, मैंने एक बार बहुत पहले लिखा था व्हाट इज कैंसर। तो मैं मेडिकली नहीं सही टर्म यूज कर पाऊंगा, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूँ कि व्हाट इज कैंसर। मैं कहता हूँ इग्नोर्ड एक्ने, इग्नोर्ड फुंसी। जो एक फोड़ा फुंसी आपको हुआ था और हम उसे इग्नोर करते रहे, वो इग्नोर हो कि किस में कन्वर्ट हो गया? कैंसर में। टीबी क्या है सर? वो हम बचपन से सुनते हैं, 2 सप्ताह से अधिक खांसी क्या हो सकती है? टीबी। तो इससे पहले, इसका मतलब ये हुआ 2 सप्ताह से पहले तो क्या थी वो? खांसी। तब आपने दवाई क्यों नहीं की? तब आपने इलाज क्यों नहीं करवाया? एक सिंपल मतलब अगर एक बॉटल सिरप से आपकी खांसी ठीक हो सकती थी, पर आप उसे 2 सप्ताह तक इग्नोर करते रहे, अब आपको 2 साल तक दवाई खानी पड़ेगी। तो ये जो नेगेटिविटी आती है, जब ये खांसी थी तब इसको ठीक क्यों नहीं कर लेते हम? ये जो डिप्रेशन तो वर्ड बड़ी चीज़ है, मैं उस पर नहीं बोलूँगा ना, मेरी उस पर अथॉरिटी है। एक तो मोटिवेशनल, हम जैसे मोटिवेशनल स्पीकर की समस्या क्या है, वो मैं शायद हमेशा कहता हूँ कि हमें ऐसा लगता है हर विषय पे बोलना है, तो ऐसा भी कोई नियम नहीं है ना। ऐसा नहीं है कोई 12 मुड़ा ट्रायंगल के बारे में पूछ लेगा तो बोल के ही मानूंगा, नहीं मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ऐसा नहीं। तो डिप्रेशन पे तो मेरी अथॉरिटी भी नहीं है, ना मैं उसका जानकार हूँ। लेकिन डिप्रेशन भी क्या है, कहीं ना कहीं शुरुआत तो टेंशन से ही हुई होगी, शुरुआत तो स्ट्रेस से ही हुई होगी, शुरुआत तो नेगेटिविटी से ही हुई होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि डायरेक्ट बटन दबाए और डिप्रेशन में आ गया आदमी, ऐसा तो होता नहीं होगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ जब उसकी शुरुआत हो रही थी तब आप क्या कर रहे थे, और तब के लिए आपके पास टूल है कॉल अ पॉजिटिव पर्सन। जब कभी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आए, किसी एक ऐसे इंसान को कॉल कर लो जो हमेशा खुश मिजाज रहता हो, जो हमेशा आपसे कहता रहे मैं हूं ना, चिंता मत करना। जो कभी ऐसा बोलता रहे अमर भाई ऐसा कुछ नहीं होता, राहुल भाई कैसी बात कर रहे हो, घबराने से क्या होगा। मैं हम लोगों की समस्या बताऊं सर, जब हम नेगेटिव होते हैं ना, कभी गौर करना आज के बाद राहुल भाई, हम सबसे पहले उस वाले व्यक्ति को कॉल करते हैं जो खुद नेगेटिव रहता हो। एक्चुअली हमें नेगेटिविटी इन्जॉय करनी है। मैं इधर से बोलूँगा कि यार राहुल भाई बहुत परेशान हूँ, उधर से रह रहे अमर भाई मैं क्या बताऊँ, मैं तो खुद ही चाह रहा हूँ आत्महत्या कर लूँ। अरे भाई राहुल भाई जब जाओ तो मुझे बुला लेना, मेरी भी प्लानिंग ऐसी है, रस्सी में लेके आया हूँ। एक्चुअली हम ऐसों को ढूंढते हैं जो खुद रोतले हों, जो खुद रोने वाले। क्यों? ताकि हम अपने आप को क्या कर लें, वैलिडेट कर लें, हाँ दुनिया वास्तव में बुरी है, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, ऐसे कोई ढूंढ लेते हैं। तो मैं कहता हूँ उस समय आप कॉल अ पॉजिटिव पर्सन, ये कैप वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। जी राहुल भाई। मतलब मुझे लग रहा है अमर भाई, मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन अगर इस तरह के पॉडकास्ट सही में लोग देखें और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, जो चीज़ें आप बोल रहे हो, मतलब आई हैव ऑल्सो वर्कड इन कॉर्पोरेट्स, तो वहाँ पे जब मैं ये ट्रेनिंग्स अटेंड करता था तो 8 घंटे 10 घंटे की ट्रेनिंग होती थी, या 2 घंटे के 3 घंटे के सेशंस होते थे। मुझे लग रहा है शायद उन पूरे 2-3 घंटे के सेशंस में ना इतनी लर्निंग नहीं आती होगी जितनी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। मे बी बिकॉज ये Q&A के फॉर्म में आ रही है। बिल्कुल राहुल भाई, देखिए मैं पॉडकास्ट की इसलिए भी इज्जत करता हूँ, लिटरली मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तमाम शानदार बेहतरीन लोग, आप अमित कुमार सर को सुनिए, विकास नागरू सर को सुनिए, आप अनुराग ऋषि सर को सुनिए, तमाम कमाल के लोग हैं। चित्रेश भाई जिनका मतलब मैं तो कहता हूँ कि बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे जीवन में उनका, ऑनलाइन जर्नी जो है मेरी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप तमाम ऐसे लोगों को सुनिए जो पॉडकास्ट पर आ रहे हैं। फिनेंस पे जा रहे हैं तो आप अभिषेक कर रहे हैं, दीपक वाधवा सर हैं, संजय कथुरिया साहब हैं। मैं कहता हूं कि 1.5 घंटे के प्रोग्राम में, 1 घंटे के प्रोग्राम में हम 2 लाइन तो ऐसी बोल रहे होंगे जो आपकी ज़िंदगी बदलने की। और वैसे भी नोटिस करिएगा आप राहुल भाई, एक चीज़ और सुनिएगा,
हम बचपन में किताबें पढ़ते थे, या आज भी आप किसी टीचर को याद करिए, अपने गुरु को जिसको आप बहुत मानते हो, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 90% का एक डायलॉग होगा, यार हमारे एक सर थे, उनकी एक बात मुझे आज भी याद है। जिस टीचर ने आपको 20 साल पढ़ाया था उनकी भी एक ही बात याद है, उस एक बात ने आपकी ज़िंदगी बदल दी। हम लोग 300 पेज की किताब पढ़ के क्या बोलते हैं, यार मुझे इस किताब में एक बात समझ में आई। एक्चुअली हम 300 पेज में भी एक ही किताब ढूंढ रहे हैं। इन एक एक घंटे के, डेढ़ घंटे के पॉडकास्ट में भी अगर वो एक लाइन मिल गई ना, वो एक लाइन किसकी क्या ज़िंदगी बदल देगी। चलो एक लाइन पे मुझे एक उदाहरण याद आ गया बड़ा अच्छा, राहुल भाई। हम मोटिवेशन पे भी है, वो अक्सर लोग पूछते हैं सर मोटिवेशन एक्चुअल में करता क्या है, बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो बहुत सारे दुनिया के सब तरीके हो सकते हैं, मैं कुछ और बताता हूँ। मैं ये कहता हूँ सर, आपने देखा होगा हम लोग सब स्कूल्स में पढ़े हुए हैं, तो मैं कहता हूँ मोटिवेशन है क्या एक्चुअल में, मोटिवेशन क्या है। अपना 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का दौर याद कीजिए सर। मैं ये मानता हूँ भारत में 99% लोगों की, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, पर हम सब की ज़िंदगी में ये गुजरा है। एग्ज़ाम हॉल में कम से कम 90% भारतीयों ने अपने पास वाले से एक लाइन जरूर कही है, राहुल भाई तू बस पहली लाइन बता दे फिर तो मैं देख लूँगा। और सही बताइए राहुल भाई, जब वो पास वाला अगर पहली लाइन बता देता था तो फिर हम 7-8 लाइन का आंसर लिख के आते थे या नहीं। मेरा क्वेश्चन, 7-8 लाइन तो आपको आती थी, पर वो 7-8 लाइन आपको कब याद आई, जब किसी ने आपको वो पहली लाइन बताई। मोटिवेशन वही एक लाइन है, अगर वो कोई याद दिला दे या वो मिल जाए तो 7-8 लाइन तो हमारे अंदर पड़ी हैं, वो अपने आप बाहर आ जाएंगे। बस हमें वो शुरुआत की एक लाइन की जरूरत पड़ती है। मोटिवेशन सर चाबी की तरह है। गाड़ी में चाबी का क्या रोल है बताइए राहुल भाई। स्पार्क देती है, स्पार्क देना, स्टार्ट करना। स्टार्ट करने के बाद चाबी का क्या रोल है। पर अगर 1 सेकंड काम करती है चाबी, केवल यूं घूमी और स्टार्ट हो गई, तो क्या करूं उस 1 सेकंड के काम को अगर मैं चाबी निकाल के फेंक दूं, अब स्टार्ट कर लोगे क्या आप। स्टार्ट होने के बाद चाबी कुछ नहीं कर रहे हैं, पर स्टार्ट हुए बिना तो गाड़ी ना चले। तो मोटिवेशन तो बस स्टार्ट होने के लिए चाहिए। हम लोग मोटिवेशन से एक्सपेक्टेशन ही गलत पाल के रखे हुए हैं कि भाई अब तू ही मोटिवेशन के दम पे गाड़ी चलेगी। मैंने कहा नहीं भाई, मोटिवेशन केवल स्टार्ट करेगा, गाड़ी तो पेट्रोल के दम पे चलेगी, गाड़ी तो स्टीयरिंग के दम पे चलेगी, गाड़ी तो पहिए के दम पर चलेगी। मोटिवेशन केवल आपको घर से निकालेगा, फिर अपने जुनून के दम पे चलिए, फिर अपनी नॉलेज के दम पे चलिए, फिर अपनी मेहनत के दम पे चलिए, फिर अपनी जो आपका पैशन है उसके दम पे चलिए ना। तो शुरुआत करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, वो पहली लाइन जो है। तो ये जो पॉडकास्ट है ना सर, ये पता नहीं किसकी ज़िंदगी में पहली लाइन का काम कर जाए। कोई अटका बैठा हो, उसे पता नहीं कौन सी बात समझ में आ जाए और वो आज इस पॉडकास्ट को बीच में ही रोक के कहे यस आई विल डू इट, बस जिंदगी फिर तो आगे की कहानी है सर। फिर तो क्या जी वंडरफुल। अमर भाई, बहुत सारे लोगों से जब बात होती है ना, तो उनका ये रहता है कि यार शायद हमारा बैकग्राउंड जो है ना वो इतना स्ट्रांग नहीं है। स्पेशली जब मैं स्टार्टअप्स पे बात करता हूँ लोगों से, तो उनका ये रहता है कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है। जैसे उनको फिर हम एग्जांपल देते हैं किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का, देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, तो उनका ये रहता है भाई, उनके तो बाप फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी की बात करते हैं, तो उनको ये रहता है भाई उनके लिए तो धीरू भाई अंबानी करके गए थे। तो क्या बैकग्राउंड, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। बस उनसे बस एक क्वेश्चन और आगे का पूछ लेना कि धीरू भाई अंबानी के लिए कौन करके गया था। एक ही तो क्वेश्चन और पूछना था, समस्या खत्म हो जाएगी। देखिए मैं किताबी बातें तो मैं करता नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ, इसमें मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा आपको। मेरा ये मानना है बिल्कुल नो डाउट बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है, पर एक्चुअली वो बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। मेरा ये मानना राहुल भाई, अगर फैमिली बैकग्राउंड से ही सक्सेस मिलती तो महात्मा गांधी जी के बेटे इस देश के पहले प्रधानमंत्री होते, सुनील गावस्कर के बेटे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन होते, और अमिताभ के बेटे बॉलीवुड के सुपरस्टार होते, और ये तीनों ही नहीं है। तो मैं तो एक बात तो तय मानता हूँ कि भाई फैमिली बैकग्राउंड से तो कामयाबी मिलती नहीं। हाँ, किसी को फैमिली बैकग्राउंड मिल गया फिर वो आगे बढ़ गया तो भी उसकी मेहनत से आगे बढ़ा है वो। फैमिली बैकग्राउंड तो तुषार कपूर के पास भी है, फैमिली बैकग्राउंड तो उदय चोपड़ा के पास भी है। मैं ये नहीं कह रहा फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल करता है, पर केवल केवल का शब्द है। फैमिली बैकग्राउंड से भी कामयाबी मिलती है, पर फैमिली बैकग्राउंड से ही कामयाबी नहीं मिलती। हाँ, मैं ये कहता हूं आपका बैकग्राउंड बहुत मजबूत होना चाहिए,
अब लोग कहते हैं कैसी बात कर रहे हो, अभी तो आप कह रहे हो फैमिली बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, अभी आप कह रहे हो सच में बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए। तो मैं आपको बैकग्राउंड की नई परिभाषा देता हूँ राहुल भाई, BACK, बैक, B.A.C.K. बैकग्राउंड, ये वाला बैकग्राउंड मजबूत हो। अब ये कौन सा बैकग्राउंड है? B फॉर बिहेवियर। अगर आपका बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप जॉब में जाना चाहते हैं, स्टार्टअप में जाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए अपने लोगों से, आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आपकी बातचीत अच्छी होनी चाहिए, आप रिश्ते निभाने जानते हो, आप संबंध बनाने जानते हो, आपका लहजा। क्योंकि लोग देखिए बिजनेस में तो मैं तो कहता हूँ बिजनेस वाले को तो बोलने की कला सबसे पहले सीख लेनी चाहिए। आप कभी स्पीकिंग वर्ड पे गौर करिएगा, स्पीकिंग वर्ड में एक वर्ड आया है किंग, स्पीकिंग के लास्ट में क्या आया? किंग। किंग माने राजा। राजा बनना है अपनी इंडस्ट्री का, अपने फील्ड का, तो सबसे पहले क्या सीखे? व्यवहार, आपका बोलना। इवन स्पीक वर्ड पे भी गौर करिए, स्पीक में भी एक वर्ड छुपा हुआ है, ऐसा हटा दीजिए, क्या बचा? पीक। पीक माने ऊंचाई, चोटी, टॉप। अगर आप अपनी इंडस्ट्री में अपने फील्ड में टॉप जाना चाहते हैं तो बोलना सीखिए, व्यवहार करना सीखिए। और ऐसा नहीं हम बोलते नहीं राहुल भाई, हमारी समस्या ये है कि आदि ना बोल सके तो अंत बोलेंगे, शब्द चुप रहे तो हलंत बोलेंगे। अजीब लोग हैं, चुप रहते हैं वक्त पर, और जहाँ ना बोलना हो वहाँ तुरंत बोलेंगे। आप देखना, हम बोलते हैं उन जगहों पर बोलते हैं जहाँ बोलने से बेइज्जती होती है, उन जगह पर बोलते हैं जहाँ बोलने से बोला जा रहा है चुप बैठ जाओ सुनो, वहाँ नहीं बोलते जहाँ बोलना चाहिए। खड़े होकर प्रेजेंटेशन नहीं देते हम, खड़े होकर स्टेज पे नहीं बोलते हम, खड़े होकर ऑब्जेक्शन नहीं करते हम, खड़े होकर अपने हक की बात नहीं करते हम, वहाँ कहीं बोलेंगे ही नहीं। और बैठ के आपस में खुसर फुसर खुसर फुसर, इधर की उधर, उधर की उधर, ऑफिस में इसकी उससे बता, इसकी उससे बता, सब जगह बोले। और जब बॉस ने खड़े होकर बोला प्रेजेंटेशन दे दो जी, तो सबसे पहले काम करिए अपने बिहेवियर पे, क्योंकि लोग आपका व्यवहार याद रखेंगे। मैं लोगों से मुलाकातों का लम्हा याद रखता हूँ, मैं बातें भूल जाता हूँ पर लहजा याद रखता हूँ। लोग आपका राहुल भाई जितने बड़े लीडर्स हैं, कभी सुनिए तो सही उनके बारे में। उनके तो अब APJ कलाम साहब, रतन टाटा साहब, धीरू भाई अंबानी साहब, जब आप इनकी किस्से सुनते हैं, इनकी स्टोरीज सुनते हैं, तो क्या स्टोरी बताई जाती हैं कि इनके यहाँ एक नौकर था, एक बार उसके घर में ये दिक्कत हो गई, इनका एक सबॉर्डिनेट था, इनका एक जूनियर था, इनका एक फलाना था। इनके ज्ञान और नॉलेज की बातें कोई नहीं करता सर। मैं कहता हूँ साइंटिस्ट कलाम साहब वैज्ञानिक थे, उनसे बड़ा वैज्ञानिक तो नहीं है कोई भी, पर उनके मरने के बाद जब मैं टीवी पे स्टोरी देख रहा था, उनके ज्ञान की और नॉलेज की तो एक स्टोरी नहीं चल रही, सारी स्टोरी किसकी चल रही है कि वो अपने लोगों से व्यवहार कैसा करते थे, उन बर्ताव का। टाटा साहब टाटा क्यों बन गए? क्योंकि उनका क्या था? व्यवहार। हमें क्या लगता है मैं बॉस हूँ, मैं लीडर हूँ, अब इसको डांटने का हक मिल गया मुझे, मैं इसके साथ बदतमीजी कर सकता हूँ, मैं इसको गलत बोल सकता हूँ। मैं तो लोगों से अक्सर लीडर से क्या तमाम लोगों से बोलता हूँ कि तू जो ये बदजुबान बोलता है, तू नहीं, तेरा खानदान बोलता है। जब आप सामने वाले से बदतमीजी से और गलत लहजे से बात कर रहे हैं तो आप अपने खानदान का परिचय दे रहे हैं, उसके खानदान का परिचय नहीं दे रहे। सारा खेल किसका? व्यवहार का है सर। आप कभी पहाड़ पे चढ़े होंगे, जरा मुझे बताइएगा पहाड़ पे चढ़ते समय पोस्चर कैसा होता है, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? थोड़ा आगे झुक के रहते, थोड़े झुके हुए होते हैं। और राहुल भाई जब पहाड़ से उतरते हैं तो थोड़ा अपने आप को पीछे करके रखते हैं। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप यूँ अकड़ के चलने लगे, यूँ सिर पे ऊपर देख के अकड़ के चलने लगे, समझ जाइएगा आप नीचे उतर रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं। और जब ऊपर जाना होगा तो हल्का सा आपको क्या होना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा। व्यवहार तो आपको विनम्र करना पड़ेगा। तो कौन से बैकग्राउंड की कामयाबी के लिए कौन सा बैकग्राउंड चाहिए? पहला भाई आपके पास, मैं तो कहता हूँ 2 चीज़ें करके देख ली। मुझसे किसी ने पूछा भाई कैसे मान लूँ पृथ्वी गोल है? मैंने कहा यार सिर्फ 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि गैलीलियो की मान लो, गैलीलियो ने कहा है तो गैलीलियो की किताबों में लिखा है मान लो। और मैंने कहा अगर ना मानो तो एक बार भाग के नाप के आ जाओ। तो मैं तो लोगों से कहता हूँ भाई बैकग्राउंड आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो एक बार RTI लगा के देख लो, अंबानी के घर पैदा होकर देख लो, एक बार एप्लीकेशन लगा दो, भगवान मुझे अंबानी के घर पैदा कर दे, दोबारा कर दे तो वेल एंड गुड। और 6 महीने में अगर समझ में आ जाए कि भाई अब तो करेगा नहीं भगवान अंबानी के सामने पैदा, तो वो वाला बैकग्राउंड डेवलप कर लो जो कामयाब होने के लिए चाहिए। और वो बैकग्राउंड है B फॉर बिहेवियर, A फॉर एक्शन। आप काम कितना करते हैं, आप एफर्ट कितने लगाते हैं, आप मेहनत कितना करते हैं, आप अपने काम में दिन रात पसीना बहाना जानते भी हैं, क्योंकि मेहनत के बिना तो कामयाबी मिलनी नहीं राहुल भाई। हमारी समस्या ये है कि अब आजकल हम बिना मेहनत के कामयाबी चाह रहे हैं। एक नया टर्म ला दिया धरती पे, वो स्मार्ट वर्क करके। पता नहीं, मुझे कई बार लगता है कि भाई मैं लोगों से पूछता हूँ भाई व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट वर्क? इज इट अ रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ड वर्क?
मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हार्ड वर्क का रिप्लेसमेंट है स्मार्ट वर्क? नहीं, मैं ये कहता हूं सर, व्हेन हार्ड वर्क इज डन स्मार्टली दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। पर स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क का रिप्लेसमेंट कतई नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। यक्ष आसव पीते हैं, दैत्य मदर पीते हैं, भवरे मकरंद पीते हैं, राक्षस खून पीते हैं, मनुष्य दूध पीता है, और कामयाबी पसीना पीती है। आपके बस की है तो इसके बारे में सोचिए, वरना किस किस को आजमाइए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक के सोइए। ये तो मैं चैलेंज के साथ लिख के दे रहा हूँ, बिना मेहनत करे तो काम चलेगा ही नहीं। लोगों को नई गलतफहमी हो रही है कि पता नहीं हम बिना मेहनत, जिसको आप स्टार्टअप बोल रहे हैं, जिसको आप ऑनलाइन बोल रहे हैं, जिसको आपको मेहनत उसमें भी लग रही है, एक्चुअली उनकी मेहनत आपको दिखती नहीं है। वो आपको दिख जाता है कि यार भैया RWA रोजगार विद अंकित भाटी सर तो बहुत टॉप लेवल पर पहुंच गए। आपने ये तो देखा ही नहीं कि 4 साल से वो ऑनलाइन है, पर 15 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, दिन रात एक मेहनत कर रहे थे, लोगों को सर्विस दे रहे थे, लोगों के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रख रहे थे। एट टेक प्लेटफॉर्म की बात करूं, आदरणीय अंकित भाटी सर जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं सर, इस समय 2 करोड़ लोग उनके साथ पढ़ते हैं। पर कभी ऐसा दिन भी था जब 2 ही लोग पढ़ रहे थे, पर उन्होंने 2 लोगों को भी वैसी ही सर्विस दी जैसी आज 2 करोड़ के प्रति उनका व्यवहार है। तो बिहेवियर और एक्शन। तीसरा होता है सर BAC। सी मतलब कॉन्फिडेंस। आपके अंदर क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरा अक्सर ये मानना है सर कि खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती। अगर मैं एक बोरी लूँ, खाली बोरी लूँ और उसे खड़ा करना चाहूँ तो खड़ी हो जाएगी क्या? तो बोरी को खड़ा होने के लिए कुछ भरना पड़ता है। जब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं भरा हुआ है, जब तक आपको अपने आप पर यकीन नहीं है। वो एक बहुत पहले टीवी ऐड आया करता था, एक बच्चा शॉट मारता है, किसी का कांच फूट जाता है, वो अंकल बाहर निकलते हैं स्टिक लेके, एक छड़ी लेकर, और कहते हैं हाथ कर, मतलब वो डंडा मारते हैं उसके हाथ पे। वो लड़का दूसरा हाथ करता है, बोले ये क्या है? बोले बॉल दूसरी भी वहीं मारूंगा। कॉन्फिडेंस, आपको पता होना चाहिए कि बॉल दूसरी भी वहीं लग सकती है। BAC के मतलब नॉलेज। लोग फील्ड में जाएंगे, सेल्स में हैं, बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, इंटरव्यू में जाएंगे और लोग बोलते हैं सर हम तो रिजेक्ट हो गए, हमें तो उन्हें नो बोल दिया, हम क्या करें? तो मैं कहता हूँ भाई नो का जवाब NO, नो का जवाब नो से दीजिए, KNOW। वो जो आप नो सुन के आए हैं, उन्होंने आपकी शक्ल के लिए ना थोड़ी बोल दिया, आपकी हाइट के लिए थोड़ी ना बोल दिया, उन्होंने ना बोला किस चीज़ के लिए है। या तो आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, या आपको प्रेजेंटेशन की नॉलेज नहीं है, या आपको कम्युनिकेशन की नॉलेज नहीं है, या आपको व्यवहार की नॉलेज नहीं है। तो जो नहीं है NO, जो आपके पास नहीं है, उस नो को KNOW में बदल दीजिए, फिर जाइए आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो नॉलेज BAC के बैकग्राउंड, और जिस दिन ही आपका बैकग्राउंड मजबूत हुआ, दुनिया आपके लिए तालियां बजाएगी, कामयाबी आपके कदम छूमेगी। तो बैकग्राउंड तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अमर भाई, कॉर्पोरेट्स में जब आप ट्रेनिंग देने जाते हैं जी, तो आज एक बड़ा जो प्रॉब्लम है कॉर्पोरेट्स का, वो है जेनजी 20 साल के, 22 साल के, 24 साल के बच्चे। तो मतलब शायद उनका थॉट प्रोसेस जो है ना बिल्कुल अलग है। मेरे हिसाब से अगर इस पॉडकास्ट को भी देख रहे होंगे ना, तो हो सकता है उनमें से काफ़ी सारे लोग ये कहें कि ये वाली जो बातें हैं ना, ये तो हम स्कूल में सुन चुके हैं, सिर्फ आप हो सकता है अलग तरीके से ये बोल रहे हैं। बिल्कुल है। आपको क्या लग रहा है, इनका क्या मतलब पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो सही हैं? मेरे राहुल भाई इस पर 2 मतलब दो टेक है मेरे इस पर। पहले तो ये एक मलिक ज़्यादा जावेद साहब का एक लाइन है, क्यों करूं मैं अपने बच्चों पे गुस्सा, ये तो घर घर की कहानी है, और मेरे बच्चों में जो भी कमी है, अरे वो तो ख़ानदानी है। अब मुझे बताइए, ये जैन जी में जो गुस्सा आ गया, या जैन जी में ये एटीट्यूड आ गया, क्या कर लें, इनकी क्या गलती है? हम कहते हैं जैन जी में पेशेंस नहीं है। कैसे हो इनमें पेशेंस? और भाई अपना स्कूल टाइम याद करो, आपको बहुत भूख लग रही है, आप घर पहुँचे, आपने कहा मम्मी से कि मम्मी भूख लग रही है, खाना दे दो। मैं अपने घर पहुँचा तो भी मुझे मालूम था खाना मांगने के 1 घंटे बाद खाना मिलेगा। क्यों? पहले मम्मी चूल्हे पे क्या जलाएंगी? आग जलाएंगी, फिर आटा होगा, सब्जी बनेगी, तब जाके मुझे रोटी मिलेगी। तो 45 मिनट से 1 घंटा। तो मुझ में पेशेंस ना आए, आप में पेशेंस ना आए तो और क्या हो? हमें तो मालूम है कि जब बहुत तेज़ भूख लग रही है तब भी 1 घंटा तो इंतजार करना पड़ेगा। जैन जी ने कहा भूख लग रही है, 2 मिनट में मैगी आ गई, तो ये किस बात का पेशेंस रख लें अपने अंदर? हर चीज़ तो इनको 2 मिनट में अवेलेबल है।
मुझे और आपको अपने मामा जी से बात करनी थी और हमसे थोड़ा और पहले चले जाएं, मामा जी से बात करनी थी तो पहले लेटर लिखेंगे, 15 दिन में वहाँ पहुँचेगा, 15 दिन बाद चिट्ठी आएगी, 1.5 महीने बाद पता चलेगा पापा जी मामा जी ठीक हैं या गड़बड़ है, बीमार तो नहीं है। अब तो 1.5 सेकंड में वीडियो कॉल हो जाएगी ना। तो ये जो इनके अंदर बदलाव है वो इनके अंदर थोड़ी है सर, वो तो सामाजिक बदलाव है। हम कहते हैं आजकल बच्चा मोबाइल पे ही पड़ा रहता है, हम भी तो टीवी पे पड़े रहते थे जब बच्चे थे, या हम क्रिकेट पे पड़े रहते थे। आप कितने कितने घंटे क्रिकेट खेले बताइए ज़रा, हम कितने कितने घंटे। हमारे लिए क्रिकेट अवेलेबल थी तो हमने 24 घंटे क्रिकेट को दिए, इनको मोबाइल अवेलेबल है तो ये 24 घंटे मोबाइल दे रहे हैं। तो पहली बात तो इस जैन जी को हमें अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा। इनमें कमियां देखिए, हमारी समस्या ये है कि हमने इन बच्चों को पहले ही सिद्ध कर लिया है, पहले ही मन में मान लिया है कि ये ऐसे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये जो बदलाव है ये सामाजिक बदलाव है, ये केवल इनमें ही नहीं। आपको एक अजीब सी बात बताऊं, जो हम कहते हैं जैन जी आजकल के बच्चे सारे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, मेरे कहने से आप घर में जाके बुजुर्गों को देख लीजिएगा 60 साल के ऊपर का, मैं लिख के दे सकता हूँ सर 24 घंटे मोबाइल में लगे हुए हैं। तो ये बदलाव बच्चों में नहीं आए, ये बदलाव तो बड़ों में भी आए हैं। मैं तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनके प्रति थोड़ा सा एम्पैथाइज हो जाइए, इनके प्रति थोड़ा सा सहानुभूति का नज़रिया रखिए, इनको सुनना शुरू करिए, इनसे पूछना शुरू करिए, इनके साथ बैठना शुरू करिए। मेरे पेरेंटिंग पे मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट मेंटोर या वन ऑफ द फाइनेस्ट पेरेंटिंग कोच इंडिया में माने जाते हैं मनीष शर्मा सर। वो ये कहते हैं कि जब हमारे परिवार का छोटा सा बच्चा, हमारा छोटा सा बच्चा अपनी छोटी छोटी बात बताने के लिए हमारे पास आता है, तो उस समय आप अपने ऑफिस के काम में, मम्मी रसोई के काम में लगी होती है, बच्चे की उम्र 2.5-3 साल है, मम्मी मम्मी वो बताना चाह रहा है आज स्कूल में क्या हुआ, मम्मी कहते दिमाग खराब मत कर, पापा जी कहते हैं अरे मुझे काम करने दो। छोटी छोटी बातें हमें लगता है ये फालतू की बात है, क्या सुने। फिर वो बच्चा आता है 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, अब वो छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातें बन चुकी हैं। अब हम बच्चे से पूछ रहे होते हैं बेटा स्कूल में क्या हुआ, उदास क्यों लग रहा, बात क्या हुई। अब बच्चा हमें नहीं बता रहा, हम कहते हैं बच्चा हमसे शेयर ही नहीं करता। जब वो शेयर कर रहा था तब आप क्या कर रहे थे, तब आप उनको सुन रहे थे क्या, तब आप, बल्कि इन बच्चों को तो ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, इन बच्चों को तो ज़्यादा सुने जाने की ज़रूरत है, इन बच्चों को तो ज़्यादा सिंपैथाइज करने की ज़रूरत है। हमारे टाइम में तो पड़ोसी भी पूछ लेता था कि भाई से ठीक तो है, अब तो पड़ोसी तो छोड़ दो, घर वाले नहीं पूछ रहे बच्चों से कि तुम कैसे हो, उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है। तो पहले तो इस जैन जी को समझे जाने की ज़रूरत है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जब हम इन्हें समझना शुरू करेंगे तब ये जैन जी हमें समझना शुरू करेगी, तब ये कहेगी हाँ पापा जी बात तो आप भी ठीक कह रहे हो, हाँ सर बात तो आप भी ठीक कह रहे हो। धीरे धीरे ये जो इंटीग्रिटी ख़त्म होती जा रही है, धीरे धीरे ये जो पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है, धीरे धीरे ये जो ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है, धीरे धीरे ये जो चीज़ें जो कामयाब होने के लिए ज़्यादा वैल्यू रखती हैं, इवन वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। जब इनकी वैल्यू इनको हम समझाएंगे, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। आप अपने बच्चों के साथ रील कौन सी बना रहे हैं और रील कैसी बना रहे हैं, इस पर मैंने बहुत बात की है, लेकिन एक उदाहरण दे देता हूँ। आप अपने बच्चों के साथ वीडियो में रील बना रहे हैं और रील ये बन रही है कि बेटा किसी घर तोड़ने वाले का नंबर है क्या, और आपका ही बेटा आपसे बोल रहा है कि हाँ मम्मी बुआ जी का नंबर है। यानी आप अपने बच्चों को ये बता रहे हैं बुआ का काम क्या है, घर तोड़ना, और फिर आप ये चाहते हैं कि वो आपकी अपनी बुआ जी को नमस्ते भी कर ले, अपनी बुआ जी की इज्जत भी कर ले। कैसे कर लेगा उसको तो आप बताइए ना। मैं छोटों से नहीं, मैं बड़ों से पूछ रहा हूँ, आप दिल पे राहत रख के बताइए, हम घर में बैठकर बड़े कैसी बात कर रहे हैं। बेटा ये दुनिया बहुत मतलबी है, दोस्त किसी के नहीं होते। जिस बच्चे को तुमने बचपन से ये सिखा रखा है दोस्त किसी के नहीं होते, वो दोस्ती की वैल्यू कैसे कर ले। जिसको आप ये कह रहे हो रिश्तेदार बड़े मतलबी होते हैं, रिश्तेदार बड़े नालायक होते हैं, बहुत मतलब ये बड़े बेकारे होते हैं, फिर ये रिश्तों की कदर कैसे कर ले। और हाँ याद रखिएगा, अगर ये बुआ के रिश्ते की कदर नहीं कर रहा, अगर ये मामा के रिश्ते की कदर नहीं कर रहा, तो माँ बाप भी रिश्तेदार ही हैं एक तरह से। कदर अब ये माँ बाप के रिश्ते की भी नहीं करेगा, कदर अपने ये भाई के रिश्ते की भी नहीं करेगा। मेरा गांव है राहुल भाई चिरोड़ी, बहुत छोटी, जब मैं 13-14 साल का रहा हूँगा, 12-13 साल का, मैं अपनी मम्मी के साथ, उस समय बस चलती थी चिरोड़ी से बंथला से गाजियाबाद के लिए, तो बस में चढ़ा, भीड़ बहुत होती थी। तो एक मोहतरमा थी, एक और महिला थी, उनका बेटा था, वो एक सीट पर बैठे हुए थे। तो पहले इतना तो चलता था, तो एक बुजुर्ग थे, ताऊ जी की उम्र कोई बुजुर्ग थे, वो उस महिला से बोले कि बेटी, उसके बच्चे से बोले बेटे से कि खड़ा हो जा बेटा, इनको बैठ जा। मेरी मम्मी के लिए बोले कि बेटा खड़ा हो जाए, ये खड़ी हुई हैं, ये बैठ जाएंगी। तो उसकी मम्मी बोली उस बच्चे की, नहीं क्यों खड़ा हो जाए, टिकट नहीं लिया क्या हमने।
तो उनका ये मानना था कि टिकट लिया है तो इसलिए मेरा बेटा क्यों खड़ा हो जाए किसी के लिए। तो उन बुजुर्ग की मुझे आज भी बात याद है, उन्होंने उससे कहा, तो गाँवों में ये सब चल जाता है, उस समय तो चल ही जाता था। वो बुजुर्ग उस औरत से बोले, लाली लाली करके बोले, लाली खड़ा हो जान दे इसे, अगर ये आज इसके लिए खड़ा नहीं हुआ ना तो कल ये तेरे लिए भी नहीं खड़ा होने वाला, और इसे तो इसके साथ केवल आधे घंटे का सफ़र करना है, तुझे सारी ज़िंदगी गुजारनी है इसके साथ। तो इसे आदत ये डाल रही है कि बेटा किसी के लिए खड़ा मत होना, कल को खड़ा होकर ये तुम्हें भी एक गिलास पानी नहीं देने वाला। तो मैं हर पेरेंट्स से बोलता हूँ, ये जो इन्हें आप बता रहे हो ना, रिश्तेदार किसी के नहीं होते, दोस्त किसी के नहीं होते, अरे तूने अपनी चीज़ उसको क्यों दे दी, तुमने इसे शेयरिंग करनी बंद करवाई है। उसके साथ तो ज़िंदगी में 2 बार शेयर करना था इसे, तुम्हारे साथ तो सारी ज़िंदगी शेयर करनी थी, रोटी अब ये तुम्हें भी नहीं देने वाला। तो मुद्दा जिस दिन हम इन जैन जी को हम समझना, मैं जैन जी से शिकायत ही नहीं है सर, शिकायत तो वो है कि जैन जी प्रोडक्ट किसके हैं, हमारे हैं ना, हम अपने माँ बाप के प्रोडक्ट हैं, उनके प्रोडक्ट कितने अच्छे निकले, ये हमारे प्रोडक्ट हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि शर्म तो हमें आनी चाहिए, गलती तो कहीं ना कहीं किसकी है, हमारी होनी चाहिए ना। तो हमें इन्हें समझना भी पड़ेगा, हमें इनके साथ व्यवहार भी बदलना पड़ेगा, हमें उनकी कदर बतानी पड़ेगी, वैल्यू बतानी पड़ेगी। एक आजकल वैसे तो मैसेज चल रहा बहुत ज़्यादा, मैं उसे मानता नहीं, पर फिर भी मेरी एक बात है, उसमें एक रील देख रहा था मैं, उसमें यह था कि जिस घर के बच्चे आपकी इज्जत ना करते हों तो समझ जाइएगा उस घर के बड़े तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में कैसी बात करते होंगे, तभी तो वो इज्जत नहीं कर रहा। भाई राहुल सर, आप मेरे घर आओ और मेरे बच्चे आपकी इज्जत नहीं कर रहे, तो इसका मतलब मैं पीठ पीछे अपने बच्चों से आपके बारे में क्या बोल रहा हूँ, यानी कुछ तो ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपके बारे में, तभी तो वो आपकी इज्जत नहीं कर रहे। तो अल्टीमेटली ये जो जैन जी में बदलाव हैं, ये कहीं ना कहीं दोष तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों की जिम्मेदारी थी, और हम फेल हुए हैं एज अ पेरेंट या एज अ सीनियर या एज अ मेंटोर या एज अ गुरु। तो शायद हमें बदलने की ज़रूरत है। जैन जी में तो मैं बहुत पोटेंशियल देखता हूँ, हाँ व्यवहार में बदलाव है, समस्याएं हैं, तो अगर कोई सुन रहा होगा हमें तो शायद वो भी सोचे कि नहीं यार चलो हम भी थोड़ा बहुत बदल के देख लेते हैं, पर इन्हें एक मौका दो, मेरा ये मानना, इन्हें मौके मिलने चाहिए। अमेजिंग, सबसे बढ़िया मेरे को वो बात लगी जो आपने बताई कि आज ये अगर इनके लिए नहीं उठेगा तो कल आपके लिए भी नहीं उठेगा सर। तो मैं कहता हूँ अपने बच्चों को दूसरों के प्रति इतना अच्छा बनाइए, क्योंकि वो अच्छा ही लौट के किसके पास आनी है। वैसे भी शब्दों पे थोड़ा बहुत काम किया, तो मैं कहता हूँ लाभ शब्द को आप जब भला लिखोगे ना, भला, तो भले कहते हैं ना हर चीज़ पलट के आती है, तो भले को ज़रा पलट के लिखना, भला शब्द को लाभ, तो वो जो भला आप दूसरों को सिखा रहे हैं वो पलट के लाभ उसका किसको मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है। मेरा ये मानना है राहुल भाई। बहुत मज़ा आया अमर भाई, मतलब मुझे लग रहा है सेकंड पार्ट बहुत जल्दी करना पड़ेगा। जाने से पहले अमर भाई 2-3 कोई चीज़ें आप यूथ को बताना चाहें जो उनकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। वैसे तो पूरा पॉडकास्ट ही ट्रांसफॉर्मेशनल रहा है, लेकिन क्रिस्प समरी 2-3 पॉइंट्स कोई बताना चाहो। सबसे पहले मैं ये मानता हूँ, जो मैंने सेट वाली बात कही थी सर, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, उसे मैं बहुत अपने मतलब मैं ये मानता हूँ कि डेली अपने आप से क्वेश्चनिंग करिए। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे सवाल जितने भी किए जाने चाहिए वो सबसे पहले किसने, नदीम शाह साहब का एक शेर है कि ये जो दुनिया से तुझको इतना गिला है, ये बता तूने दुनिया को क्या दिया है। एक्चुअली हमें लगता है कि समाज ने हमारे लिए ऐसा नहीं करा, दुनिया ने ये नहीं करा, बॉस ऐसे, कंपनी ऐसे। मैं लोगों से पूछता हूँ, एक बार पलट के पूछ लेना अपने आप से। एक स्टोरी सुनाता हूँ सर जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। सेल्फ असेसमेंट पे मैं इससे बड़े कोई स्टोरी मैं नहीं मानता कोई एग्जांपल हो। तो हम सबको डेली तो अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए। पहले एग्जांपल बताता हूँ। एक लड़का एक दुकान पे पहुँचता है, पहले उस समय STD PCO हुआ करते थे, तो STD PCO से एक फ़ोन करता है वो, उधर से एक मैडम फ़ोन उठाती है, लड़का बोलता है मैडम मुझे अपने यहाँ माली रख लो। मैडम बोलती है नहीं मेरे यहाँ तो माली है, मैं उसे नहीं हटाऊँगी। लड़का बोलता है मैडम मुझे रख लो, उसे हटा दो। मैडम बोली नहीं मेरा माली बहुत अच्छा, मैं उसे नहीं हटाऊँगी। लड़का बोलता है मैडम मुझे 100 रुपये कम दे देना, मैं सैलरी 100 रुपये कम ले लूँगा, मुझे रख लो, उसे हटा दो। मैडम बोलती नहीं मेरा माली बहुत अच्छा, मैं नहीं हटाऊँगी। लड़का बोलता है मैडम मैं लंच भी घर से लाया करूँगा, लंच भी नहीं करूँगा आपके घर, मुझे रख लो। मैडम बोलते हैं नहीं मेरा माली बहुत अच्छा, मैं नहीं हटाऊँगी, और मैडम फ़ोन काट देती है। ये सब वो दुकान वाला देख रहा होता है, STD PCO वाला। उसे तरस आ जाता है लड़के पे। लड़के से बोलता है वो, बेटा तुझे जॉब की इतनी दिक्कत है, नौकरी की इतनी ज़रूरत है, तू एक काम कर मेरे यहाँ जॉब कर ले। लड़का बोलता है मुझे इससे बढ़िया कुछ नहीं लगता सर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पे। लड़का बोलता कैसी नौकरी, काहे की नौकरी। वो STD PCO वाला बोलता है यार अभी तो तू फ़ोन पे नौकरी मांग रहा था। लड़के का जवाब सुनिए। लड़का बोलता है जी मैडम के घर माली मैं ही हूँ, मैं तो ये चेक कर रहा था कि मैडम मेरे काम से खुश भी है या नहीं है।
मैं अपने काम में कोई कोताही तो नहीं बरत रहा, मैं अपना 100% दे भी रहा हूँ, जो मुझे मिला मैं उसे डिजर्व करता भी हूँ या नहीं करता। मैं लोगों से पूछता हूँ कि अपने आप से एक बार सेल्फ असेसमेंट करिए, अपने आप से सवाल पूछिए कि जो मुझे मिला क्या मैं वो सच में डिजर्व करता हूँ, या मैं उसकी वैल्यू कर रहा हूँ, क्या मैं सच में उसके लायक भी हूँ, क्या मैं उतना परफॉर्म भी कर रहा हूँ, क्या मैं उतना सर्विस भी दे रहा हूँ, क्या मैं उतना सर्व भी कर रहा हूँ। यूथ को आपने कहा है तो मैं यूथ से कहना चाह रहा हूँ, दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है यूथ की वो है संगति। एक्चुअली हमें क्या लगता है, जब हमारे पेरेंट्स, माँ बाप, टीचर्स बोलते हैं फलाने के साथ रहो, फलाने के साथ मत रहो, गलत लोगों के साथ मत रहो, तो यूथ को एक तो ऐसा लगता है कि मतलब रोक रहे हैं हम उन्हें। दूसरा पता उनके मन में ख्याल ये भी आता है कि क्यों मैं शराबी के साथ रहूँगा तो ज़रूरी है कि मैं भी शराबी हो जाऊँगा, मुझे पर कोई फ़र्क पड़ जाएगा। मैं कहता हूँ मेरे भाई हो सकता है कि आप पर कोई फ़र्क ना पड़े, पर आपकी इमेज और आपकी वैल्यू पे फ़र्क पड़ जाएगा। हो सकता है आप शराबी के साथ रह के शराबी नहीं बनेंगे, पर आपकी जो इमेज और आपकी जो वैल्यू है वो सामाजिक रूप से या सोशल रूप से या कॉर्पोरेट के रूप से ख़त्म हो जाएगी, प्रोफेशनली ख़त्म। उदाहरण दे के बताता हूँ, मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ कि मैंने यार एक प्लॉट लिया 10 लाख रुपए का, 100 गज का प्लॉट है, 10 लाख रुपए का है। राहुल भाई अगले दिन उस प्लॉट के जड़ में कब्रिस्तान खुल गया। प्लॉट की कीमत क्या है बताइए? 10 लाख का लिया था, प्लॉट की जड़ में कब्रिस्तान खुल गया, शमशान घाट खुल गया। अब प्लॉट की कीमत कितनी बची? ना के बराबर, ना के बराबर, जीरो हो गई, खत्म हो गई। अगले दिन उसी प्लॉट की जड़ में अमिताभ बच्चन साहब ने, विराट कोहली ने या शाहरुख खान साहब ने बंगला खरीद लिया। प्लॉट की कीमत बताइए? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। 10 लाख के हो जाए, हो सकता है 50 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, कोई फ़ैन मिल जाए, दीवाना मिल जाए तो 5 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो जाए। तो राहुल भाई क्या आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि प्लॉट की अपनी कोई कीमत थी ही नहीं? उसकी कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि वो शमशान घाट की जड़ में है या अमिताभ के बंगले की जड़ में है? मैं भी लोगों से ही बोलता हूँ कि अपने आप को उस प्लॉट की जगह रख लीजिए। सवाल ये नहीं है कि आप कितने बड़े या कितने छोटे, सवाल है आप जड़ में किसकी हैं। वैल्यू इस बात से तय होती है कि आप किसकी जड़ में हैं, आपकी संगति कौन है। मैं तो अक्सर बोलता हूँ आपकी संगति तय करेगी आपकी दुर्गति होगी या प्रगति होगी। और अगर आपको किसी को इस उदाहरण पे किसी बात पर और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैंने कहा यार अपने एक फ़ोटो ओसामा बिन लादेन के साथ सोशल मीडिया पर डाल के देख लेना, पता चल जाएगा क्या फ़र्क पड़ता है। सारा फ़र्क ही किससे पड़ता है? संगति से पड़ता है। कल ही पुलिस उठा के ले जाएगी और कहाँ ले जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा, ना घर वालों को पता चलेगा। पॉइंट ये है कि आपकी संगति क्या है। तो मैं यूथ से दूसरी बात ये कहता हूँ, अपनी संगति के बारे में पता कीजिए, संगति का तय करिए कि यार मेरी संगति कौन है, मैं किन लोग। तो मैं तो इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ कि एक डेवलपमेंटल ग्रुप बनाइए। आपके दोस्त कैसे होने चाहिए? डेवलपमेंटल। जो आपसे बात कैसी करते हो, यार ये स्टार्टअप शुरू करेंगे, यार ये बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा, नहीं यार यूपीएससी की तैयारी करेंगे, चल यार मिलकर एक काम कर लेते हैं। मैं कहता हूँ आपके आसपास के लोग कैसी बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, वही तो लोग आपकी ज़िंदगी तय करने वाले हैं। तो दूसरा मेरा ये मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या तय करें? अपनी संगति। और तीसरा और मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपग्रेड योर सेल्फ। अपने आप को क्या करते रहिए? अपग्रेड करते रहिए। एक बड़ी मशहूर बुक है, व्हाट हैव ब्रॉट यू हियर विल नेवर टेक यू देयर। जो योग्यता, जो टैलेंट, जो मेहनत आपको यहाँ लेकर आया है वो कभी भी आपको यहाँ लेकर नहीं आने वाला। मुझे यहाँ से बस स्टैंड जाना है, तो मुझे घर से जाना है तो बस स्टैंड तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑटो। लेकिन अगर मुझे दूसरे ज़िले जाना होता, दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे शहर जाना होता तो ऑटो लेके जाता क्या मुझे? फिर मुझे क्या चाहिए? बस। पर अगर मुझे दूसरे स्टेट जाना है तो फिर अब मुझे क्या लगेगी? दूर, ज़्यादा दूर जाना है तो ट्रेन, और मुझे अब्रॉड जाना है, विदेश जाना है, तो अब मुझे क्या चाहिए सर? फ्लाइट चाहिए, प्लेन चाहिए। जो योग्यता, जो टैलेंट, जो मेहनत आपको यहाँ तक लेकर आई है, सेम टैलेंट, सेम मेहनत, सेम स्किल्स आपको यहाँ तक नहीं लेके आ सकती। जो स्किल्स, जो टैलेंट, जो मेहनत यहाँ तक लेके आई है वो यहाँ नहीं ले। कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ। मेरे बड़े भाई जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, राजीव चौधरी जी, वो मुझसे हमेशा कहते थे कि बढ़िया से खूब, खूब से बेहतर तलाश कर, और दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर। अपने आप को अपग्रेड करते रहिएगा। और अपग्रेड करने का टूल भी दे देता हूँ। क्या है अपग्रेड करने का टूल? हम इस धरती पर राहुल भाई जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, उसके 3 ही सोर्स हैं: पढ़ना, सुनना या देखना। उदाहरण, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कैसे मालूम आपको? ऑब्वियसली पढ़ा है, देखा है न्यूज़ पे। पढ़ा है, सुना है, देखा है। जिस शहर में हम बैठे हैं कौन सा शहर है? नोएडा। कैसे मालूम आपको? पढ़ा सुना देखा। 2 और 2 4 होते हैं, कैसे मालूम आपको? पढ़ा सुना देखा। छोड़िए, मेरा नाम क्या है?
अमर चौधरी। आपको कैसे मालूम? पढ़ा है, मतलब देखा है। छोड़ दो, आपका नाम क्या है, आपको कैसे मालूम? पढ़ा है, सुना है, देखा है। इस धरती पे हम जो कुछ भी जानते हैं उसके 3 ही सोर्स हैं, या तो पढ़ा है, या सुना है, या देखा है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, बताइए आपने ऐसा क्या पढ़ा है, ऐसा क्या सुना है, ऐसा क्या देखा है कि आप 1000 से 1 लाख के आदमी हो जाते? आपने ऐसा क्या पढ़ा है, ऐसा क्या सुना है, ऐसा क्या देखा है कि आप 1 लाख से 10 लाख के हो जाते? आपने ऐसा क्या पढ़ा है, क्या सुना है, क्या देखा है जो 10 लाख से 10 करोड़ के हो जाते? आप ऐसा कर क्या रहे हैं? आपके पास 3 ही सोर्स हैं। सारा दिन तो आपका टाइम रील्स देखने में जा रहा है। आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देंगे, एक दिन तुम्हारे कानों में ये शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। मैं लोगों से बोलता हूँ, एक्सक्यूज मी भाई साहब, कैसा आएगा? ये जो तुम सारे दिन व्हाट्सएप पे पड़े पड़े, सोफ़ा पे पड़े पड़े स्टेटस लगा रहे हो, उससे आएगा? मैंने कहा जैसा तू सारे दिन सोफ़ा पे पड़ा रहता है, दौर का तो पता नहीं, किसी दिन दौर आ जाएगा। आप अपग्रेड तो करो अपने आप को। आप तय करिए आप क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं। मैं अपनी ऑफलाइन ट्रेनिंग में बोलता हूँ, ऑनलाइन में तो उसका मतलब कहीं और ले जाएंगे, पर मैं उसको कर दूंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ बनना अमर चौधरी है, देख रहे सपना चौधरी को। मैंने कहा ऐसा आविष्कार तो अभी हुआ नहीं। मैं उल्टा भी कह रहा हूँ, आपको सपना चौधरी बनना तो फिर अमर चौधरी को क्यों देख रहे हो? सपना जी का मैं बहुत मतलब उनकी मेहनत को मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना हूँ, जिस फील्ड में आपको जाना है, जिस चीज़ में आपको आगे बढ़ना है, आप उस चीज़ को फॉलो करिए ना, उन लोगों को फॉलो करिए। सारे दिन रील्स देख रहे हो, बनना क्या है, डॉक्टर कैसे बनोगे भाई? कोई लॉजिक तो बताओ इस बात का, कोई सेंस है इस बात का? बात कर रहे हो 10 लाख रुपए महीने कमाऊंगा, अपना स्टार्टअप शुरू कराऊंगा। तुम्हारे मोबाइल की फीड्स देख लें तो उसमें चल रहा है कच्चा बादाम बाबा कच्चा बादाम, में तो समझ में ही नहीं आ रहा आपस में कनेक्ट हो रही है क्या ये बात? और जब सेल्फ एसेट वो करेंगे सेट, तो ये सब चीज़ें ना आपको रोज एक्चुअली क्या होता है सर, हम चीज़ों को चेक की कब करते हैं? साल भर बाद, 6 महीने बाद। ये जो शाम को सेट है ना, ये कमाल की बात ऐसी है कि आपकी गलती शाम को ही बता देगा ये। भाई मैंने शुरू में कहा था, मैंने कहा भाई मुझे डॉक्टर बनना है, IAS बन जाए, इंजीनियर बनना है, और उसके लिए मुझे 16 घंटे पढ़ने हैं। और तीसरे दिन आप टिक मारोगे ना कि मैं तो 16 दिन पढ़ा ही नहीं हूँ, 16 घंटे पढ़ा ही नहीं हूँ, तो आप तीसरे ही दिन अपने आप से कह दोगे भाई मैं तो खामा खा के डायलॉग बाजी कर रहा हूँ, मैं नहीं बन पाऊँगा IAS। तो अब आपको साल भर बाद समझ में नहीं आएगा कि मैं गलत हूँ, आपको शाम तक ही समझ में आ जाएगा मैं गलत हूँ। अब आप जरा भी अवेयर हैं, जरा भी सिंसियर हैं, आप जो बोल रहे हैं वो सच में करना भी चाहते हैं, तो आप अगले दिन से उसे करेक्ट कर लेंगे। नहीं तो जय माता दी तो है ही, फिर तो किसी को, फिर तो डायलॉग बाजी चल रही है। आप भी बोले जाओ, बढ़िया, फिर आप बताना दुनिया मतलब ये दुनिया ऐसी नहीं होती तो हम तो ये कर लेते। अमेजिंग अमर भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा लर्निंग आई एम श्योर ऑडियंस को मिला होगा। मुझे भी बहुत सारी लर्निंग मिली है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं शायद यहाँ से इंप्लीमेंट करूँगा अपनी लाइफ में। जिस भी ऑडियंस ने यहाँ तक देखा है ना, देखो आप लोगों के पास भी ना बहुत सारे ऑप्शंस थे, दुनिया भर के पॉडकास्ट अवेलेबल है जैसे आप बता रहे हैं, मतलब आप पता नहीं क्या क्या देख सकते थे लाइफ में, लेकिन आपने ये पॉडकास्ट देखा है, विच क्लियरली मीन्स कि आप अपनी लाइफ में ना वो पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हो। तो ये पॉडकास्ट देखना इज़ एक्चुअली अ साइन ऑफ द फैक्ट कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। थैंक यू सो मच, आपने पूरा पॉडकास्ट देखा। अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के बहुत अच्छे पॉडकास्ट में लेके आता हूँ। अमर भाई को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन में उनके पेज की, उनके चैनल के लिंक है। नहीं करोगे ना, देयर इज़ समथिंग दैट यू आर मिसिंग इन योर लाइफ, ठीक है। अमर भाई के साथ दूसरा पार्ट 100% हमें करना है। आप लोग कमेंट में बताओ, हमें सपोर्ट करो, पार्ट 2 लिखो। और अमर भाई जैसा अच्छा पॉडकास्ट हमें फ्यूचर में भी करते रहने, तो उन गेस्ट के नाम और मेरे को बताओ जिनको आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। आपने लास्ट तक देखा, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत बहुत आभार राहुल भाई, और बहुत बहुत आभार सुनने वालों को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।